हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में स्पेशली +1 की केमिस्ट्री से जो हमारी आयनिक इक्विलिब्रियम की यूनिट है उसकी 4th वीडियो पढ़ेंगे। और इस वीडियो में स्पेशली हम डिस्कशन करेंगे साल्ट हाइड्रोलाइसिस, जिसके लिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम साल्ट हाइड्रोलाइसिस देखेंगे, देन कुछ न्यूमेरिकल भी इस वीडियो में फर्दर अटेम्प्ट करेंगे रिलेटेड टू साल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे ये जो साल्ट की बात है, ये साल्ट कहाँ से आया। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वीडियो आयनिक इक्विलिब्रियम की, उनके अंदर हमने स्पेशली एसिड को समझ लिया है, बेस को समझ लिया है, पीएच को समझ लिया है, पीओएच को समझ लिया है और पीकेडब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को समझ लिया है, ठीक है। इस वीडियो में हम एसिड एंड बेस की जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, जो स्पीसीज बनती है उसे हम कहते हैं साल्ट। जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन। एक्चुअल में जो आपका एसिड होता है ये H+ देता है, जो आपका बेस होता है ये OH- देता है, ठीक है। जब ये दोनों H+ और OH- आयन, H एक पॉजिटिव चार्ज होता है, OH- एक नेगेटिव चार्ज होता है। H+ एसिड देता है, OH- बेस देता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं, ठीक है, H+ और OH-। इसे ही हम कहते हैं न्यूट्रल होना, न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ मिलकर वाटर बना लेता है, जो कि एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, ठीक है भाई। इससे पहले कि मैं आपको साल्ट हाइड्रोलाइसिस समझाऊं, हम कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करेंगे अबाउट एसिड एंड बेस, ठीक है भाई। देखिए क्या है बेसिक इनके लिए। मतलब आपने एक टर्म पढ़ी है इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आपका वो सब्सटेंस होता है जो या जिसे वाटर में डालने पे आयनिक फॉर्म गेन कर ले, जो जैसे हम उसको वाटर में डालें वो आयंस में ब्रेक हो जाए। जो सब्सटेंस आयंस में ब्रेक हो जाएगा वाटर में डालने पे या मोल्टन स्टेट में, अगर हम उसकी सॉलिड स्टेट से लिक्विड फॉर्म बना दे तो, ठीक है। लिक्विड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट। तो अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट या वाटर में डालने पर, किसी सॉल्वेंट में डालने पर आयोनाइज हो जाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपका 2 प्रकार का होता है, पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाई। एक क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं या वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आयंस में कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है, ठीक है भाई, आयंस में कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो आयंस में कंप्लीटली ब्रेक नहीं करता। जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट आयंस में कंप्लीटली ब्रेक नहीं करता है, यानी जो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होता है इसके आयंस में, तो ये इसकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के कारण जो आपका पहले से जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके साथ जो ये आयंस बनते हैं हाइड्रोलाइसिस के बाद या आयंस में ब्रेक होने के बाद, उनके बीच एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। यानी जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारा इक्विलिब्रियम से लिंक नहीं करता, जबकि आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है यही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। इक्विलिब्रियम जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंप्लीटली आयोनाइज न होने की नेचर के कारण ही होता है, ठीक है भाई। इसके फलस्वरूप ही आपका आयनिक इक्विलिब्रियम मार्केट में आया, ठीक है। अब इसी का जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है भाई, इनका एक खास टॉपिक कंसेप्ट बनता है एसिड, बेस और साल्ट के लिए। किसका किसका बनता है बताइए, एसिड के लिए, बेस के लिए और साल्ट के लिए, ठीक है। तो आइए पहले हम जान लें एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। देखिएगा, मतलब एसिड आपका वो सब्सटेंस होता है जब उसको वाटर में डाल दें तो वो H+ दे। ये स्टार्टिंग में आपके एसिड और बेस के लिए 4 कंसेप्ट हैं, क्लासिकल कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट एंड लेविस कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी एसिड आपका वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डालने पे H+ दे, और हम इसको शो करते हैं ऐसे HA, ठीक है भाई, ओके।
बेस क्या होता है? बेस आपके वो इलेक्ट्रोलाइट या सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डालने पे OH माइनस दे। क्या दे भाई? OH माइनस, जिसे हम BOH से लिखेंगे। क्या होगा? जो एसिड जैसे ही वाटर में डालेंगे आयनाइज होकर बनाएगा H प्लस और A माइनस। ठीक है। बेस जो आपका हाइड्रोलाइज होके जैसे ही पानी में बेस को डालोगे आप B पॉजिटिव और OH माइनस। ठीक है। जो वाटर में H प्लस दे वो आपका एसिड है, और जो वाटर में OH माइनस आयन दे वो आपका बेस है। ठीक है। अब जो आपका एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। ठीक है भाई। एसिड एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट, एक सब्सटेंस होता है जो आयंस में ब्रेक करेगा। ठीक है सर। और जब आपका एसिड जो है वो अगर कंप्लीटली आयंस में ब्रेक कर जाए तो हम इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहलाता है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपसे कोई पूछ ले स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? वो एसिड जो आयंस में कंप्लीटली ब्रेक कर जाए जैसे हम उसको वाटर में डालें, क्योंकि वाटर हम कॉमनली सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, धरती पे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी ही पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो जैसे आपने वाटर में डाला स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो चुका होता है। ठीक है। एग्जाम्पल दीजिए सर स्ट्रॉन्ग एसिड के, जो आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सुनिए भाई, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HI, HBr, HClO4, HCl, H2SO4, HNO3। ये आपके वो एसिड हैं जैसे आप इनको वाटर में डालेंगे ये कंप्लीटली आयनाइज होके H प्लस और I माइनस, H प्लस SO4 माइनस, H प्लस Br माइनस, H प्लस ClO4 माइनस, H प्लस Cl माइनस। ठीक है। ये आयंस देंगे, ये वाले ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग एसिड वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट होके H प्लस देंगे। ठीक है। अगेन भाई ध्यान दीजिएगा, कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिनके पास H प्लस नहीं भी होता। इनको हम स्पेशली हमारे जो 4 क्लासिकल कंसेप्ट है ना उसमें स्टडी कर लेंगे, ताकि आपके लिए कोई एक्सेप्शन वाली फीलिंग यहाँ पे ना आए। ठीक है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है भाई? आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस आपका वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो वाटर में डालने पर कंप्लीटली आयोनाइज होके OH माइनस आयन देता है। देखिए भाई, जैसे OH माइनस, अरे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं NaOH और KOH। जैसे आप इनको वाटर में डालेंगे तो ब्रेक कर जाएगा Na प्लस की फॉर्म में और OH माइनस की फॉर्म में। ये ब्रेक कर जाएगा K प्लस की फॉर्म में, OH माइनस की फॉर्म में, कंप्लीटली पूर्णतया। समझ रहे हो जी? नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं ये हम पता कर चुके हैं भाई। वीक, देखिए SA का मतलब जहां पे भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे SA, तो आप समझ लीजिएगा वो आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। उसका मतलब क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट, वीक बेस की साइड पढ़ रहे हैं। व्हाट इज वीक बेस? वीक बेस के लिए हम यूज करेंगे WB। वीक बेस क्या होगा आपका? W मतलब वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे SB, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ रहे हो भैया आप लोग जी? तो आपने हमें स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बता दिया है सर। अब हमें जल्दी से आप ये बता दीजिए वीक बेस क्या होता है? मतलब वीक की बात बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट से समझिए। क्या होता है वीक बेस? यानी वो बेस जैसे ही आप इसको वाटर में डालेंगे कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। और बेटा अगर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है कोई बेस तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो पक्का इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, जिसको मैंने आपको पहली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है बात, कि कोई भी जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। जैसे मान लो वीक बेस है और ये क्या बना लेता है, मान लो W प्लस, एक वीक बी बेस को मैं दिखा रहा हूँ BOH माइनस, BOH से। ठीक है। तो बोला ये किसमें टूट जाएगा? B प्लस में, और OH माइनस में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा इस BOH के, अगर कोई भी चीज वीक है, बेस के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर कोई भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वह टूटेगा आयंस में बिल्कुल, पर 2 से 3 ही मॉलिक्यूल टूटेंगे। ठीक है। जैसे टूटने 2 से 3 मॉलिक्यूल टूट गए उसके बाद क्या हो जाएगा? फिक्स, अभी फर्दर नहीं आयनाइज होगा। यहां पर आयनाइज होगा भी तो क्या होगा, जितना BOH B प्लस और OH आयन माइनस में बदलेगा उतना ही वापस B प्लस OH आयन मिलके BOH बना लेगा। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम।
और ये आयंस को लेके इक्विलिब्रियम है साथ में, तो इसे हम क्या कह देते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, जो हम पढ़ रहे हैं। तो अगेन ये साबित हो जाती है कि जो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, सर सुनिए सर, ध्यान दीजिए कि सर आपने अगेन एक क्वेश्चन और हल कर दिया है, वो हातिम ताई फिल्म है ना, जिसमें हातिम 7 सवालों की खोज करता है। अगेन हमने ये बात साबित कर दी कि आयनिक इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होता है ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है। ठीक है भाई, या आपको कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट साथ में मिल जाए स्ट्रॉन्ग के भी जो वीक हो, तो वो क्या एस्टेब्लिश करवाने में हेल्प करेगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, वही कंडीशन हम आज देखेंगे इस वीडियो में। ओके, नाउ वैसे जो वीक बेस होगा वो वीकली आयोनाइज ही होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा एग्जांपल देखिए, बताओ सर वीक बेस का। ले बेटा, स्ट्रॉन्ग का बता दिया सर आपने, वीक का बता दीजिए। ये देखिए NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक वीक बेस होता है बेटा। और दो सर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस होता है। और बताइए सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस होता है। और बताइए सर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस होता है। और बताइए सर, बेटा आपने एनिलीन, अमाइन से एक यूनिट होती है +2 में, जो आप अगर +1 में हो तो +2 में देख लीजिएगा। जो आपके अमाइन होते हैं, अमाइन क्या होते हैं भाई, अमाइन, एनिलीन हो गया, अमाइंस, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, यहाँ पे क्या होते हैं, बेस होते हैं। अरे एक चीज तो भूल गए हम, हमारा अमोनिया NH3, ये भी आपका वीक बेस होता है। ठीक है, ओके। नाउ वीक बेस क्या होता है, जो वीकली आयोनाइज होकर OH- आयन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे वीक एसिड के बारे में। आप कहीं पे भी वीक एसिड को WA से शो करेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे जैसे साल्ट हाइड्रोलाइसिस ये कंसेप्ट समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहली बार में तो आपको हवा भी नहीं लगेगी कैसे हो गया, ठीक है, पर मैं आपको जरूर लगवा दूंगा, ध्यान दीजिएगा ये बात। ठीक है, बड़ा सिंपल टेक्निक इस्तेमाल करेंगे हम। फाइनल वर्जन का हो तो पहले अभी बता दूंगा मैं, एंड में हम क्या पढ़ेंगे वो पहले ही बता देंगे आपको, समझ रहे होगा नहीं, बस देखते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। और देखिए, बताइए वीक एसिड क्या होता है, एग्जांपल दे जल्दी से दे। तो सर वीक एसिड, मैंने तो एसिडिक एसिड सुना है सर, कहीं और तो नहीं लिख दिया हमने। देखिए CH3COH सर एक वीक एसिड होता है। और बता, बोले ये जो H3PO4 पड़ता है तो ये भी वीक एसिड ही है जी सर। ओके, और बता, HCN हाइड्रोजन साइनाइड सर वीक एसिड है। और बता भाई, कितने बताऊं सर, फिनोल सर, ठीक है सर, अल्कोहल सर, CH3OH ये भी वीक एसिड होते हैं सर ऑर्गेनिक एसिड में। सर फॉर्मिक एसिड सर ऑर्गेनिक वीक एसिड है, ध्यान रखिएगा। तो क्या वीक एसिड क्या होता है, जो वीकली आयनाइज होकर H+ देगा वाटर में। ठीक है, वीकली आयनाइज होते हैं। नेक्स्ट, अब भाई और वीक एसिड के एग्जांपल हम दे सकते हैं, फर्दर फिनोल है, इथेनॉल है, आपका वाटर खुद एक वीक एसिड में आता है, बहुत वीकली आयनाइज होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, पढ़ लिया हमने। उसके बाद भी वीक, अगेन वीक एसिड क्या होते हैं देख चुके हैं, जो वीकली आयनाइज होंगे वीक एसिड होते हैं। वीक बेस क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। पर ये क्या सर आपने ये क्या बना रखा है, देखिए जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, इन सब में देख लीजिए आप, जो हमारा एसिड है कहीं पे भी इसको हम दिखाएंगे HA से। अगर मैं कहीं पे HA लिख रहा हूं इसका मतलब समझिएगा एसिड है। और ये जो एसिड है ये इस HA में पहले वाली जो स्पीशीज होती है ना भाई वो कैटायन होता है, पीछे वाली क्या लिखते हैं एनायन। तो H+ कैटायन है और A- क्या है एनायन। और एसिड की बात करें तो HA एक आप एसिड है, इस सिंबल से नोट करेंगे हम एसिड को। बेस को मैं आपको बताऊंगा BOH से, जहां पे जब भी बेस कोई आयनाइज होगा तो B+ बनाएगा और OH क्या बनाएगा माइनस। ठीक है, यानी बेस में B क्या होता है पॉजिटिव कैटायन होता है और एसिड में A क्या होता है नेगेटिव एनायन होता है। बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। एसिड में A- एनायन होता है और बेस में B पॉजिटिव कैटायन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो सर हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने बताइए? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। और ध्यान दीजिए क्या खास बात पढ़ लिया आपने कि जब भी स्ट्रॉन्ग की बात आएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कभी भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करते हैं। नोट इट वेरी केयरफुली। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, जहां पे भी आपको स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एक साथ दिख जाए तो ये बात समझ लीजिएगा इक्विलिब्रियम नहीं आएगा वहां पे। ओके तो सर इक्विलिब्रियम कब आता है बेटा? इक्विलिब्रियम तब आता है जब कम से कम एक कंपोनेंट क्या हो, वीक हो। सर अच्छा इसीलिए लिखा था आपने ये? यस। पहले क्या लिखा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिल गए तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल सही बात है सर। ओके तो क्या आप कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करोगे क्या? नहीं। क्या किसी के हाइड्रोलाइसिस की बात करेंगे? नहीं। सिंपल। क्या आप कहीं पे पीएच आपको देखने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे ना बेटा, तो ध्यान रखना उनका पीएच क्या आएगा? 7 आएगा। वो किसी को इफेक्ट नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल पीएच बनाएंगे। तो ये बात फिनिश हो जाती है कि जब भी कहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक साथ दिख जाए तो न तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और ये हमें पीएच देके जाएंगे न्यूट्रल पीएच, व्हाट 7 एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है। अगेन दूसरा है सर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। आहा, क्या वीक बेस आ गया क्या? बोलिए यस। तो क्या अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस ने रिएक्शन कर ली, ठीक है, तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा क्या? बिल्कुल आएगा भाई, क्योंकि एक कंपोनेंट क्या है? वीक। अगर एक कंपोनेंट वीक हो तो क्या आएगा? इक्विलिब्रियम पक्का आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वीक एसिड है और क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये रिएक्ट कर ले तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट वीक क्या है? एसिड। एक कंपोनेंट आपके पास वीक है। बोला ऐसा क्यों? बोला जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसके साथ वीक एसिड मिले हुए हैं तो अपना वीक एसिड तो आयनाइज नहीं होगा ना कंप्लीटली। वीकली आयनाइज होगा तो ठीक है, स्ट्रॉन्गली आयनाइज हो जाएगा, ठीक है सर, पर वीक एसिड स्ट्रॉन्गली आयनाइज नहीं होगा। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्गली आयनाइज नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम ला देगा। सिंपल। ओके रिपोर्ट। यानी कि वो क्या कहते हैं, गाँव में अक्सर या शादियों में जाते हैं तो भाई अगर किसी का एक का अगर इन्विटेशन आया हुआ ना तो एक यार दोस्त साथ में जा सकता है, ठीक है, वो बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। मेरी क्या बात, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात होती है, ध्यान दीजिएगा, आप इस्तेमाल किया करो इस चीज़ का जब भी खाने पीने की बारी आए तो। ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट, वीक एसिड और वीक, बोले अगर कहीं पे वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूं, वीक एसिड और वीक बेस का क्या दे दूं आपको? सॉल्यूशन दे दूं, पक्का इक्विलिब्रियम आएगा सर। चलो सर एक बात क्लियर होगी सर इक्विलिब्रियम में मुझे कि इक्विलिब्रियम कब आता है? जब भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इक्विलिब्रियम आता है बेटा। डन सर। ओके। अब सर आपने एक बात और नहीं बताई यहां पे, तो सर आपने कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ले रखा है। देख लीजिए एक एसिड का पेयर है और दूसरा किसका पेयर है? बेस का। बोले ये क्यों ले रहे हो सर आप? ध्यान दीजिए बेटा, जब आपका एसिड बेस को देखता है या जब बेस आपका एसिड को देखता है, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, तो इन्हें पता है भाई वाटर बाहर निकलता है, और जब वाटर बाहर निकलता है तो एसिड और बेस मिलके एक और चीज बना लेते हैं जिससे क्या कहते हैं? साल्ट। तो व्हाट इज साल्ट? जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट, जो सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं साल्ट, और साथ में क्या रिलीज होता है? वाटर। और साल्ट बनने की जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि आपका एसिड बेस को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसका एसिड का H+ और बेस का वो माइनस मिलके क्या बना? वो माइनस साइन मिलके वाटर बना देते हैं जो हमें न्यूट्रल पीएच देता है। क्या बात है सर? आगे बात समझ में सर? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको देखिए क्या समझाने जा रहा हूं कि एक तरफ आपने सर एक कंपोनेंट एसिड लिया है, दूसरा कंपोनेंट क्या लिया? बेस। वो इसलिए लिया बेटा कि आपका क्या बनेगा? साल्ट बन सके। यानी जब आप एक एसिड लोगे और एक क्या लोगे? बेस, तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। ठीक है। अब गौर फरमाइएगा भाई, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो बताइए साल्ट किसका बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? SA+SB, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है पर वीक क्या लिया है? बेस,
तो क्या बनेगा, अगेन एसिड बेस के साथ क्या बनेगा, साल्ट, और साल्ट किसका बनेगा भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड का बनेगा, ठीक है, और वीक बेस का। सर इसको मैं ऐसे लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का सर, ठीक है। अगर आपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो सर साल्ट बनेगा किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड का। स्ट्रॉन्ग को मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाले कंपोनेंट को पहले लिख दो, अच्छी बात है। वीक एसिड और आपने वीक बेस लिया सर, बिल्कुल साल्ट बनेगा किसका, वीक एसिड का और वीक बेस का, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। और खास बात, जहां पे एक कंपोनेंट वीक आ गया उसी में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि इक्विलिब्रियम क्यों आता है, जी सर, ओके। अब सर आप हमें यह समझाइए, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ साल्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस का वीक बेस के साथ साल्ट बनता है, वीक एसिड का वीक बेस के साथ साल्ट बनता है। एग्जांपल देख के समझाइए सर। देखिए बेटा, मैंने बोला आपको, मतलब मेरे पास है, यहां से मैंने ले लिया HCl, ले लेते हैं, बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। यहां से मैंने ले लिया NaOH, ठीक है। ये क्या आपका एसिड और ये क्या है, बेस। आ जाइए भाई, यहां पे ये एसिड कौन है, एसिड, यहां पे एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। आपने इन दोनों को वाटर में डाल दिया एक साथ, ठीक है। हम देखिए जो भी रिएक्शन करवाएंगे उसमें छुपी हुई बात क्या है। जी आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जब भी बात करें, वीक एसिड वीक जिसे की बात करें, तो हमने एक बिकर ले रखा है, उसमें पहले से वाटर डाल रखा है, जनरली उसको 298 केल्विन पे रख रखा है, तापमान वहां पे कितना है, 298 केल्विन। ये कंडीशन आपको पहले से ही सोच लेनी है, ठीक है, जो हम बार बार आपको दिखा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं केवल, समझ रहे हो। हाँ, तो ये HCl और NaOH किसमें है, वाटर में है, एक बिकर जिसके अंदर वाटर है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, और आपने दोनों को डाल दिया। जैसे डाला क्या होगा भाई, जो आपका हमें पता है, यहां से जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कंप्लीट आयनाइज होकर ये H+ बनाएगा, ये क्या बनाएगा, Cl-, ठीक है सर। ये H+ और बेस क्या बना, एसिड क्या देता है, A-, ठीक है। ये क्या देगा, Na+OH-, साथ में क्या दिया अभी इसने, OH- और Na+, ठीक है। और मैंने देखा सर, जैसे ही आयनाइज हो गए सर, जो H+ है एसिड का और बेस का OH- आयन है, इनको पता चल जाता है, जैसे ही तुम दिखोगे कहीं पे एक साथ मिल गए H+ और OH-, तुरंत क्या होगा, पानी बनेगा बेटा, समझ रही है। तुरंत बोले, जैसे ही एसिड बेस को देखता है, बेस एसिड को देखता है, क्या निकालता है भाई, पानी निकालता है साथ में, ठीक है। क्या निकलेगा, H+ OH-। बोले अगर पानी निकल गया साइड में तो और क्या बनता है, साल्ट बनता है भाई। क्या बना, साल्ट, Na+ और Cl-, जिसको मैं एक साथ क्या लिख सकता हूं, NaCl। अब एक बात गौर फरमाइए, बोला एसिड का A- और बेस का B+ मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट। क्या बात है सर, इसका मतलब A- B+, यानी कि कॉमनली देखा जाए तो Ba हमारा क्या होगा, साल्ट। तो जब भी मैं आपको Ba लिखूं आप क्या समझेंगे, साल्ट है सर। और B को मैंने पहले क्यों लिखा, A को बाद में, मतलब पहले जो स्पीशीज लिखते हैं वो पॉजिटिव होती है, बाद में लिखते हैं वो क्या होती है, नेगेटिव। पहले हम कैटायन को लिखते हैं जनरली, बाद में क्या लिखते हैं, एनायन को, ठीक है। तो साल्ट कैसा फॉर्म होगा भाई, साल्ट की मतलब एसिड होगा Ha, बेस होगा BOH, और साल्ट क्या बनेगा आपका, Ba, और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जुड़ता है, जब भी एसिड बेस के साथ जुड़ता है जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जुड़ेगा तो जो न्यूट्रलाइजेशन होगा क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। जो आपके एसिड हैं और बेस हैं वो कंप्लीटली आयंस में टूट जाएंगे, और आपके एसिड और बेस कंप्लीटली आयंस में टूटने के कारण कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनाएंगे, और आपका साल्ट जरूर बन जाएगा। अब जो साल्ट बनेगा वो साल्ट होगा किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ये कैसे पता करेंगे आप, मतलब आप स्ट्रॉन्ग एसिड में से A+A- देखेंगे, एनायन एसिड में एनायन, और स्ट्रॉन्ग बेस में B+ कैटायन देखेंगे। जो आपका साल्ट बना है उसमें से जो आपका Na+ है ये आपका बेस से आया है। अब देख लो भाई, ये जिस बेस से है वो NaOH था, तो क्या वो एक स्ट्रॉन्ग बेस था, बिल्कुल। ये मेरी बातें समझिए, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल सोल्व करने में यही बातें हेल्प करेंगी बेटा, ये बेसिक है आपका,
स्किप मत करना इसको, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो तुझे कुछ आए ना आए ये जरूर समझ ले अच्छे से, ठीक है सर। पक्का समझूंगा सर, मैं इसको इसी को देख रहा हूँ सर, गौर से देख रहा हूँ, एक एक बात एक बार समझ नहीं आई सर वीडियो को बैक कर लूंगा सर, 10 सेकंड भी 20 सेकंड तक समझ नहीं आई तो 20 सेकंड क्या कर लेगा, 20 सेकंड बैक कर लीजिएगा, समझ रहे हो। और कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे ना वीडियो तब समझ में आती है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके नाउ, तो जब भी आपको ये पहचानना हो कि साल्ट क्या कंपोनेंट होगा साल्ट में, तो एक होगा आपका B प्लस, एक होगा A माइनस। B प्लस A माइनस को हम साल्ट को हम B प्लस A माइनस लिखते हैं, यानी BA से लिखेंगे किसको, साल्ट को, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है। अब अगर ये साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अगर कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो बेटा तुझे नहीं पढ़ना, तुझे केवल वही स्टडी करनी जो है इक्विलिब्रियम हो। सर फिर इसका पीएच कैसे बताएंगे, सीधा आंसर है साथ होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपके एक साथ हैं तो वो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे, और जो साल्ट बनाएंगे वो आपका क्या होगा, एक सिंपल साल्ट होगा, और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड एसिड और बेस का साल्ट होगा, ठीक है, जिसका पीएच कितना होगा, 7। समझ रहे हो क्या, बिल्कुल न्यूट्रल होगा भाई स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके सर, आगे से मेरी बात समझ में। अब सर ये बताइए, एग्जांपल दे दिया सर आपने NaCl, बताइए NaCl किसका साल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का, ठीक है सर। तो एक और एग्जांपल देंगे आप, बिल्कुल क्यों नहीं। देखिए भाई आपको मैंने दिया HBr, HBr, इसकी रिएक्शन करवा दो NaOH KOH के साथ करवा दो। HBr क्या है आपका एसिड, KOH क्या है आपका बेस, यहां से OH गया बेस का, यहां से H प्लस गया एसिड का, वाटर बन गया, ठीक है सर, वाटर चला गया, Br माइनस बचा, K प्लस बचा, KBr बन गया। तो KBr क्या है बताइए, मतलब KBr साल्ट है किसका भाई, स्ट्रॉन्ग बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है जी सर। अब सुनिए भी आगे, बोला अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अपना वीक बेस रिएक्ट कर ले तो क्या होगा। सर अगर सुनिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस ने रिएक्ट किया तो एक बात सर, अगर एक कंपोनेंट वीक हुआ तो इक्विलिब्रियम पक्का आएगा सर, आ गया, ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है आपका, बोला हमारा भाई HCl ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किसका ले रहे हैं, HCl, ठीक। वीक बेस ले, वीक बेस है NH4OH, क्या है एक वीक बेस, तो HCl की अब NH4OH के साथ रिएक्शन करवा ले। यहां देख लो भाई, आप एक साथ स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में लिख लेना चाहें, NH4OH के साथ, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, ये A माइनस है और ये आपका B प्लस है। जैसे रिएक्ट करेगा इक्विलिब्रियम लाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या है भाई वीक बेस, क्या बनेगा B प्लस आगे NH4 और Cl पीछे Cl, और साथ में OH यहाँ से H प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा H2O, ठीक है। पर हमें पता है ये NH4OH कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता ना, थोड़ा सा आयनाइज होगा ना, ठीक है। तो ये बन गया होगा, मान लो थोड़ा सा आयनाइज होके 10-15 मॉलिक्यूल, ठीक है, 15 मॉलिक्यूल आयनाइज हो गए। अब 16वां मॉलिक्यूल अगर आयनाइज हो भी गया तो वापस NH4 प्लस और Cl माइनस मिलके ब्रेक होके क्या बना लेंगे, H प्लस और OH के साथ वापस रिएक्शन कर लेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। जब फिक्स हो जाती है तो हम इसे क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम। जितना पार्टिकुलर टाइम पे H प्लस NH4OH मिलके NH4Cl और H2 बना रहे होंगे, उतना ही H2 और NH4Cl मिलके NH4OH और HCl बना रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, जो आपका NH4Cl बताइए किसका साल्ट है, सर NH4Cl साल्ट है वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने पहचान लिया सर इसमें HCl को, और इसमें पहचान लिया सर मैंने किसको, NH4OH को। NH4OH सर आपने बताया है वीक बेस है, और HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, क्या बात है, इक्विलिब्रियम आया, बिल्कुल। तो ये आपकी एसिड यूटिलाइजेशन प्रोसेस थी जिसके अंदर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक क्या लिया, बेस। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्यूशन है जिसके अंदर NH4Cl क्या है, साल्ट, और साथ में क्या है भाई, वाटर। आपसे मैं पूछ लूं बताइए इसका पीएच क्या होगा। पहली बात तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुई है जिसमें कुछ वीक बेस तो कंप्लीटली यूज हो जाता है और आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बच जाता है, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने से, क्योंकि वीक बेस कम आयोनाइज होगा ना, ठीक है। इसका मतलब सर जो आपका पीएच आएगा सॉल्यूशन का वो एसिड के हिसाब से आएगा, बेस के हिसाब से आएगा। बताइए पीएच किसके बेस पे आएगा, मतलब पीएच सर स्ट्रॉन्ग एसिड जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा उसी के बेस पे पीएच बताएंगे आप, बिल्कुल। सर पीएच आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से, मतलब 7 से तो कम आएगा एसिडिक है, ऐसे वीक बेस का तो क्या होता है 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक। अब सर खास बात यहाँ पे, मतलब अगर इसका पीएच एसिडिक आ रहा है, मुझे बात बता दो सर इसके अंदर इक्विलिब्रियम किसके कारण आ रहा है।
सर पीएच की प्रेफरेंस कौन बताएगा? बोला स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच को डिसाइड करेगा। पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साल्ट में ये लाइनिंग है, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट और वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का साल्ट जो होता है इसमें इक्विलिब्रियम किस कंपोनेंट के कारण आता है? वीक बेस के कारण। यानी कहीं पे भी आपको साल्ट दिख गया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, तो समझ लीजिएगा वहां पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं Kb। क्या कहेंगे भाई? Kb, क्योंकि इक्विलिब्रियम जिसके कंपोनेंट के कारण आता है उसी का कांस्टेंट आता है और इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, Kb। ठीक है, ऐसे ही एसिड के लिए होता है। देखिए आगे अगला हमारे पास सर वीक एसिड है। वीक एसिड ले ले तू। लो सर मैंने ले लिया वीक एसिड CH3COOH ले लिया, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग बेस, सर मैं स्ट्रॉन्ग बेस लेने जा रहा हूं सर, क्या NaOH लेने जा रहा हूं सर। क्या इन दोनों में से एक वीक है? यस, तो सीधी सी बात है भाई इक्विलिब्रियम आएगा। क्या करना है? ये वाला B+, ये वाला A- जोड़ दे बेटा दोनों को। Na पहले ले और बेस को पीछे ले लेगा तो क्या होगा? OOCCH3, जिसको हम कैसे दिखा देते हैं? CH3COONA। अब गौर फरमाइए यहाँ पे Na+ NaOH से आया है और CH3CO- एसिड से आया है CH3COH। जो आपका NaOH से जो Na+ आया है ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है और CH3COH- जो आया है इस वीक एसिड से आया है। तो क्या ये आपका साल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का? देख ले, समझेगा कैसे? फिर से सुन ले, A- से और B+ से समझेगा। जो मैंने एग्जांपल है इन्हीं का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और तू झट से पहचान लियो, देख के नोट कर ले इनको अच्छे से, समझ रहा है? न्यूमेरिकल यही कंसेप्ट आपको अच्छे से निकालने में हेल्प करेंगे, न्यूमेरिकल्स को ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो साल्ट आ गया सर हमारे पास, ठीक है। वीक एसिड का है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। तो बताइए एसिड कैसा है? वीक। तो बताइए कांस्टेंट जो आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन डिसाइड करेगा? Ka, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इसे कहते हैं Ka, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड है ये। इक्विलिब्रियम पे आ गया तो मैं इसी आयोनाइजेशन कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा हूं एसिड के लिए। ऐसे ही जो आपका Kb होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है फॉर बेस, और मैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा हूं किसके लिए? बेस के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये आयोनाइजेशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंडीशन प्रोसेस के दौरान क्या रखा है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके सर। तो सर मैं अगर कहीं पे मुझे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट आप दे दोगे ना सर, ऐसे पहचान लूंगा सर, ठीक है। जैसे आपने CH3COONA दे दिया, ठीक है, तो पहचान लिया सर मैंने आगे वाला एसिड का है, पीछे वाला मुझे पता है, क्योंकि सर आपने बताया मुझे A+B+ आगे होगा जो बेस से मिलेगा और A- पीछे होगा जो एसिड से आएगा, ठीक है। पर इसमें सर NaOH सही से दिखने सर हमने इसको CH3COH रख दिया, ये बात भी मैं ध्यान रखूंगा सर। CH3COONA उल्टा करके लिख दूंगा सर मैं, अगर किसी ने NaOCCH3 दे दिया तो मुझे क्या बात है। तो ये बता मुझे तू पीएच कैसे डिसाइड करेगा इसका? बेस के हिसाब से करेगा या एसिड के हिसाब से करेगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा कंपोनेंट बेस के हिसाब से करूंगा, समझ में आ गई जी। यानी आपको बताइए इसका पीएच 7 से ज्यादा ना चाहिए, 7 से कम। यानी कहीं पे भी आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट मिल गया तो पीएच 7 से ज्यादा आएगा, समझ गया सर मैं? क्योंकि कई बार आपको मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और न्यूमेरिकल आ रखा है और आपने देख लिया भाई ये तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट है, तो समझ लेना पीएच कितना होगा? 7 से प्लस मिलेगा, सिंपल। नेक्स्ट, वीक एसिड और वीक बेस। और सर वीक की तो कहानी जबरदस्त है, यही तो जिम्मेदार है इक्विलिब्रियम के लिए। मतलब वीक बेस ये आपके वीक बेस सर सब गुचल पुचल हो चुका है सर। वीक बेस टुक 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 टुक, ये सर सब वीक बेस है। वीक एसिड दिखा दीजिए हमें, ये सर आपके वीक, ये सब वीक एसिड है। अब इनकी कहानी है, बोला अगर ये अकेला था तो भी इक्विलिब्रियम ला देता, तो दोनों हैं इक्विलिब्रियम पक्का आएगा, ठीक है। और अब देखिए ध्यान से, आप बोला अगर ये दोनों जुड़ गए, मान लीजिए आपका वीक एसिड ये है और वीक बेस मैंने ले लिया NH4OH, दोनों जोड़, मैं तो ये सिर पहले लिखूंगा NH4+ को, ठीक है। फिर सर लिखूंगा मैं CH3CO- को, OOCCH3 लिख दूंगा सर, इसको ये माइनस है, ठीक है, जुड़ गया ना। यानी क्या बना, इसको पलट के लिख रहा हूं सर फिर से मैं, CH3COONH4+। कहीं आपको दिख गया, समझ लीजिएगा वीक एसिड है और वीक बेस है, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट कहीं पे भी आपको कोई दे दे, CH3COONH4 डाल दिया, ये वीक एसिड वीक बेस का साल्ट है, ओके। साथ में क्या बनेगा? वाटर। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, बिल्कुल होगा। इक्विलिब्रियम रहेगा CH3COH और NH4OH के साथ इसका। क्या बात है सर, आपने हमें साल्ट के बारे में बता दिया
कि एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो इक्विलिब्रियम नहीं लाए, पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इन तीनों ने सर इक्विलिब्रियम लाके दिखा दिया। और आपने हमें यह भी बता दिया कि पीएच बताओगे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के हिसाब से और इक्विलिब्रियम बताओगे वीक कंपोनेंट के हिसाब से जी। अब बताइए वीक एसिड और वीक बेस के लिए आप क्या पीएच किसके बेस में बताएंगे? जो फैक्टर डोमिनेट करेगा उससे। वीक एसिड डोमिनेट किया तो एसिडिक हो जाएगा और वीक बेस डोमिनेट किया तो बेसिक हो जाएगा, सिंपल। इक्विलिब्रियम दोनों का आएगा। क्या बात है, अगर इक्विलिब्रियम दोनों के कारण आएगा, वीक बेस और वीक एसिड के कारण, तो एक बात ध्यान दीजिएगा जोर, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है वो इनके कांस्टेंट इक्विलिब्रियम के लिए जिम्मेदार नहीं होती। किसके केस में भाई? वीक एसिड और वीक बेस के केस में कंसंट्रेशन जिम्मेदार नहीं होंगी। जो आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा वो कंसंट्रेशन को लिंक नहीं करेगा, वो केवल Ka और Kb पे डिपेंड करेंगी। ये मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा। तो यहां पे इन चार फैक्टर्स में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस के अंदर आपके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केवल आयोनाइजेशन होता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके वाटर को आयोनाइज कर देते हैं H+ और OH- में, और कोई इफेक्ट नहीं डालते। पीएच ये साथ ही देते हैं, ठीक है। कोई फर्दर ना तो हाइड्रोलाइसिस होगा ना बात, ओके। यानी कि अगर इनसे कोई साल्ट भी बना और फिर आप सर वापस इस साल्ट को डिसोसिएट करने लग जाएं तो ये केवल H+ और OH- साइन देगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे बताऊंगा बेटा, अभी जस्ट ये क्या बताइए सर आपने बात, कहां सर मैं दोबारा बता दूं, मैं तो कहीं और चला गया था। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर साल्ट बना रहे हैं। मैं बेटा आपसे ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में करवाने वाला हूं। बोला जो आपने साल्ट बनाया है ना, पहले आप इसको हाइड्रोलाइज कर दो। क्या कर दो? साल्ट को आप हाइड्रोलाइज, मतलब साल्ट को इस पानी की हेल्प से तोड़ दीजिए। इसे हम क्या कहेंगे? साल्ट हाइड्रोलाइसिस। देखिए न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड से बेस का बनना, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है? साल्ट से एसिड और बेस का बनना। अब साल्ट क्या बनाएगा? एसिड और बेस बनाएगा। क्या बात है सर, बिल्कुल। और यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा सर, तो सर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात बता दी, खास थोड़ी सी है। ये आपके हाइड्रोलाइसिस में इसका अगर साल्ट बन गया, इसका जो साल्ट है ये साल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं कहलाता इसका। क्यों? ये केवल ऐसा काम करता है जैसे कि H+ और OH- आयन को इसने बस केवल आयोनाइज कर दिया, यानी ये वाटर का आयोनाइजेशन बढ़ा देता है, ठीक है भाई। और न्यूट्रल पीएच को कितना रखेगा? न्यूट्रल। बस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो इनसे जो साल्ट बनेगा इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ये बनाएंगे और ये बड़ा सिग्निफिकेंस रखेंगे। अभी बताता हूं आप। एक को हम बोलेंगे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, एक को बोलेंगे कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, देखेंगे अभी। अगर आपने वीक एसिड और वीक बेस ले लिया तो इसकी क्या बात होती है सर? इसका जो आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो केवल और केवल डिपेंड करेगा एसिड पे और बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट पे इंडिविजुअली, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। तो इन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की खास बात है सर, हाँ। वीक एसिड और वीक बेस की खास बात है सर, हाँ। ये तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि तुम्हें ना ज्यादा ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े से अगर आपने सूझबूझ से इस्तेमाल किया तो वो ऊपर सरफेस जो मैंने बातें बता दी ना, इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा। न्यूमेरिकल तो जरूरत भी नहीं है। न्यूमेरिकल तो लास्ट है, जब आपको सामने वालों को करना कि हाँ भाई इनमें से सिलेक्शन कर लेना ही है, किसी को बाहर निकालना ही है, कोई ना कोई टफ क्वेश्चन देंगे ना आपको, वो न्यूमेरिकल्स पे डालेंगे। ये बेसिक आपको होना चाहिए। तो आपने क्या किया है भाई, अभी तक की इस वीडियो में एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवा के साल्ट बना दिया। इसके इन दोनों पहले केस के, जो आपका पहला केस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है, उसमें तो आपका क्या न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तीनों केस में इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, साल्ट बन जाएगा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, बोले आपको जो आपने ये जो साल्ट बनाया है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करके, यानी एसिड बेस का इस्तेमाल करके इसको हम वाटर की सहायता से हाइड्रोलाइज करेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है, इक्विलिब्रियम देखो, यानी कि इनके केस में इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, इस साइड जाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, और जब इस तरफ आओगे तो क्या हो रहा है? साल्ट का हाइड्रोलाइसिस। तो एक ही बात है, बस अब की बार हमें पढ़ना साल्ट के हिसाब से है, और हमने इसलिए टॉपिक का नाम दे दिया साल्ट हाइड्रोलाइसिस।
ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस यही है भाई, आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है किस स्टेज पे, और ये जो इक्विलिब्रियम है यही आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है, चीजें बैलेंस होती है बॉडी में, H+ कंसंट्रेशन, OH- आयन कंसंट्रेशन, ये जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आगे इसी बेस पे बफर सॉल्यूशन आएंगे जो चेंज इन पीएच में रेजिस्ट करेंगे, जिसका पीएच चेंज नहीं होता बफर का, बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे अगली से अगली वीडियो में देखेंगे। अभी आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, जिसने उतारा नहीं है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डायरेक्ट यहां से बेसिक्स उठाऊंगा यहीं से, और साल्ट का हाइड्रोलाइसिस करके इन चारों के लिए साल्ट हाइड्रोलाइसिस आपको बताऊंगा, जिसके अंदर हम स्पेशली हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ेंगे, K पढ़ेंगे, KB पढ़ेंगे, इनका रिलेशन ढूंढेंगे। देन द वीडियो इज फिनिश, नोट इट केयरफुली। चलिए देखिए, जो आपका एसिड की रिएक्शन जब हम बेस से करवाते हैं, बेस OH- देगा, एसिड H+ देगा, A- और B- इनके साथ जुड़ा है B+, ठीक है, और ये क्या बनाते हैं साल्ट, Ba का साल्ट बनता है, साथ में क्या बनता है वाटर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस केस में ये प्रोसेस क्या होती है, एक डायरेक्शन में होते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। जैसे ही आपका वीक एसिड वीक बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस आ जाए, या वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, या वीक एसिड के साथ वीक बेस आ जाए, तो हमारा जो रिएक्शन जो हमारी होती है उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। किसके साथ भाई, साल्ट के साथ और वाटर के साथ, ठीक है। और इसी रिएक्शन को जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं, देखिए भाई यहां पे हमारा साल्ट होगा प्लस इसके साथ वाटर ऐड करेंगे। अब हम पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन से साल्ट को अलग कर लेंगे। शुरुआत में हमारे पास मेनली हमारे पास जो वॉइल्स है उसके अंदर एसिड है, तो हम साल्ट बना लेते हैं, साल्ट बन गया। अब हमारे पास जो बीकर है, जो हमने एक कटोरी ले रखी है मान लो, उसमें केवल साल्ट है, इसको हम वाटर में डाल लेंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, हाँ इक्विलिब्रियम दोनों में आएगा, चाहे यहां से इस तरफ शिफ्ट हो जाए तो इक्विलिब्रियम आएगा, इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट हो जाए तो इक्विलिब्रियम तो आएगा, तभी तो पढ़ रहे हैं ना। समझ में आ रहा है सर मेरे, बिल्कुल मैं पकड़ पा रहा हूं इस बात को। तो अब आपके पास साल्ट है जिसमें ये कंपोनेंट क्या है, कैटायन, और ये क्या है एनायन। ये कहां से आया है, बेस से आया है। ये कहां से आया है, एसिड। छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं सच में, अगर समझ कर न्यूमेरिकल निकालना चाहते हो। बोले कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर इनका कंपोनेंट है तभी आएगा इक्विलिब्रियम। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में तो आता ही नहीं। तो क्या होगा आपका, H के साथ क्या जुड़ेगा बताओ भाई, A-, ठीक है, प्लस B के साथ क्या जुड़ेगा, OH-। ये क्या बन गया बेस, और ये क्या बन गया एसिड। यहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। मान लीजिए भाई वीक एसिड वीक बेस का केस है, एक कंपोनेंट वीक है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गई। यानी इस डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है साल्ट हाइड्रोलाइसिस। साल्ट को पानी की सहायता से तोड़ना क्या कहलाता है, साल्ट हाइड्रोलाइसिस। सेम हियर, ये आपका साल्ट है, ये हाइड्रोलाइसिस वाटर की सहायता से ब्रेक कर दिया, तो ये क्या होगा साल्ट हाइड्रोलाइसिस। बैक इस तरफ चलेंगे तो क्या बन जाएगी न्यूट्रलाइजेशन। पर हमारे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का इस टाइम पे वर्किंग का पैटर्न है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एट प्रेजेंट टाइम घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, ये बात है, सुबह सुबह का टाइम होता है, न्यूट्रलाइजेशन एक्शन मान ली, क्या हो रहा है, फिर आप वापस स्कूल से घर आ रहे हो, ठीक है, स्कूल से जाते स्कूल की तरफ जा रहे हो, थोड़ा बहुत चेहरा जो भी है, मिट्टी गोली बिना तो मानो को नहीं, समझ में आ रही है। और अगर आप वापस घर आ रहे हो तो कूदते कूदते आओगे भाई स्कूल से घर, ये बात है। जब आप स्कूल से घर आ रहे हो तो ये आपका साल्ट हाइड्रोलाइसिस है, जा रहे हो न्यूट्रलाइजेशन, समझ रहे हो। और इक्विलिब्रियम आ रहा है, बिल्कुल हर रोज देख लो इक्विलिब्रियम आ रहा है, कॉमन प्रैक्टिकल चीज है, दैट्स वाई हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं भाई, यही सिग्निफिकेंस है। अब सुनिए भाई, देखिए बोला अगर मेरे पास H+ हो और इसकी कंसंट्रेशन हो, OH- हो इसकी कंसंट्रेशन हो, और मैं इसको, ये हमारे पास वाटर के साथ किसमें है इक्विलिब्रियम पे, तो मैं यहां से सर आयनिक प्रोडक्ट निकाल दूंगा, कितना, कुछ नहीं, H+ कंसंट्रेशन इंटू में OH- आयन कंसंट्रेशन। ये ऑप्शन मुझे पहले बता चुके हैं, अब क्यों बता रहे हो, समझा जाए बेटा, देख, ठीक है सर। अब ये जो साल्ट है, क्या साल्ट का इक्विलिब्रियम आ रहा है क्या यहाँ पे,
बताओ आ रहा नहीं आ रहा? यस सर बिल्कुल, यहां देखेंगे भाई इसको। बोला सर आपने बोला आपके पास एक साल्ट है BA, इसका आपने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, और ये वीक कंपोनेंट है जिनमें से एक उनका साल्ट है, तो आपका HA एक एसिड बन रहा है और एक क्या बन रहा है, बेस। ठीक है सर, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के बताइए मुझे इनका। इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रखी है, बिल्कुल ले अभी ले। आयनिक प्रोडक्ट तो सर मैं पहले से जानता हूं, H+ और OH- आयनिक कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट होता है, इसे आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। और सर मुझे तो ये भी पता है 10⁻⁴ होता है 298 केल्विन टेंपरेचर पे, 333 केल्विन टेंपरेचर भी 10⁻⁻13 होता है, और 90 डिग्री सेल्सियस पे सर ये होता है कितना? और किसी ने अभी तक ना 90 डिग्री सेल्सियस पे कितने केल्विन होते बताया नहीं है, 10⁻12 होता है। तो सर कितनी बार सारी बातें आती है मुझे KW के बारे में। आप मुझे सर इस साल्ट के इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताओ। ले बेटा अभी सुन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मल्टी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट कर दो। सुनिएगा क्या कह रहा हूं, प्रोडक्ट मतलब गुणा, ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इन उत्पादों की गुणा, एंड इच कंसंट्रेशन पावर रेज टू दियर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, बाई में बेस, बाई में साल्ट BA और H2O की कंसंट्रेशन। और मुझे बता भाई वाटर बहुत ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये तो वीकली आयनाइज होता है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इस वाटर को यहां शिफ्ट कर देते हैं। क्या हुआ, K इक्विलिब्रियम के साथ वाटर शिफ्ट हो गया, और जैसे वाटर शिफ्ट होता है सर हम इसको एक नया नाम दे देते हैं K × MH। ठीक, यहां से शिफ्ट हो गया। ठीक, क्या बचा, K × MH, ये तो इसकी वैल्यू होगी बराबर किसके बचा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ HA कंसंट्रेशन ऑफ BOH बाई में कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, एंड दिस कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, क्योंकि वाटर द्वारा साल्ट को हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, दिस कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज नॉर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर साल्ट हाइड्रोलाइसिस, एंड स्पेशली इट इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ठीक है, KH से लिखते हैं भाई, ये इसकी वैल्यू होगी एसिड की कंसंट्रेशन, बेस की कंसंट्रेशन बाई में साल्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, और पावर रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर आपको HB इनके कोफिशिएंट दे दे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे दे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, दिस इज नोन एज के साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। इस कंडीशन में अब ये कंपोनेंट आपका जो साल्ट है, इनमें से किसी भी मिक्सचर, किसी भी पार्ट्स का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो सकता है, वीक एसिड वीक बेस का हो सकता है। ये साल्ट यहां पे रखिएगा, आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है, निकाल दिया। अब सर आप हमें एक और टर्म बता दीजिए, क्या कि एक टर्म होती है जो आपने H लगाया है, जैसे हम पीछे सर एक टर्म पढ़ चुके हैं अल्फा, क्या होती है बेटा अल्फा, जल्दी से बताओ। H होती है क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मतलब इट इज रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइज्ड बाई में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट, यानी कितना साल्ट हाइड्रोलाइज हो गया इसके नंबर ऑफ मोल्स बाई में टोटल साल्ट के मोल कितने हैं। क्या आ गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। ठीक है भाई, और हमने पढ़ा था क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, याद है। ठीक है भाई, H पूछेंगे आपसे, KH पूछेंगे आपसे, एक और एसिड होगा तो H+ कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का केस है तो स्ट्रॉन्ग, देखिए भाई स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, सीधी सी बात, आप कैसे पीएच निकालेंगे, पीएच निकालेंगे ऑन द बेसिस H+। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो सीधी सी बात है भाई OH- के केस पे आपका POH आएगा। ठीक है, पीएच OH ही तो बताना है, पीएच, और क्या बताना आपको, POH ही पूछ सकते हैं। एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो पीएच आ जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो POH आ जाएगा, दोनों से आप क्या निकाल सकते हैं, ओवरऑल पीएच। और क्या बताना है, बोला KW आ गया सर। ठीक, और क्या बोला, एसिड है तो एसिड का जो कांस्टेंट होता है, बोला इक्विलिब्रियम पे अगर अकेला आपका एसिड हो तो इस एसिड का जो कांस्टेंट होगा हाइड्रोलाइसिस यानी आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड K होता है। और अगर बेस आयोनाइज हो रहा है, वीक बेस या वीक एसिड आयोनाइज हो रहे हैं, तो उनके लिए इक्विलिब्रियम पे जो कांस्टेंट आता है वो K और क्या होता है, Kb। मान लीजिए भाई आपका जो HA है, बेसिक यही बातें हैं, सुनिएगा। बोला आपने HA लिया, बोला HA हमारा क्या है, वीक एसिड है, तो ये किस में टूटेगा बताइए,
H प्लस में और A माइनस में। ठीक है, अब इस टूटने का जो आपका Ka आएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट, किसका रेशियो होगा, कंसंट, यही सेम टू सेम जो भी आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट H प्लस डॉट A माइनस, बाई में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन Ha, पावर रेज टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इच, तो आपका K आ गया। अगर आपका यही बेस होता, क्या होता भाई, बेस, मान लीजिए यहां पे देख लीजिए, आपके पास क्या होता, बेस, बेस कैसे लिखते हैं आप, BOH, BOH अगर आपका इक्विलिब्रियम वीक बेस है तो क्या होगा, बोला B प्लस में और OH माइनस आयन में ब्रेक करेगा, जब B प्लस OH माइनस आयन में ब्रेक करेगा तो मैं Kb आयोनाइजेशन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम पे निकाल दूंगा, किसका कैसे आएगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाई में कंसंट्रेशन ऑफ BOH, ये आ गया आपका Kb। यानी अगर मुझे किसी ने Kb पूछ लिया तो मैं बता दूंगा, Ka पूछ लिया तो मैं बता दूंगा, PH POH निकलवा लिया तो भी बता दूंगा, H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ ली ये भी बता दूंगा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पूछ ली ये भी बता दूंगा सर, KH पूछ लिया ये भी बता दूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं, सिंपल सी बात है सर। Ka पूछा तो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लगा दूंगा, और आपका Kb पूछा तो भी लगा दूंगा, Kw पूछा तो सीधा पता ही है सर मुझे। यार देख लीजिए आपके कौन कौन से कितने फैक्टर आपके मार्केट में आ चुके हैं भाई, अब एक साथ समराइज करूंगा। यानी अब जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें एक कंपोनेंट वीक होगा, ठीक है, मैं आपको स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बता दूंगा क्या कहानी होगी, ठीक है। तो मेनली अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या क्या होगा, हमें H प्लस निकालना पूछ सकता है कोई हमसे OH माइनस पूछ सकता है, कोई हमसे Ka पूछ लेगा, कोई हमसे Kb पूछ लेगा, कोई हमसे Kw पूछ लेगा, कोई हमसे KH पूछ लेगा, कोई हमसे H पूछ लेगा, कोई हमसे PH तो पूछेगा, कोई हमसे POH पूछ लेगा, कोई हमसे PKW पूछ लेगा, कोई हमसे PKH पूछ लेगा। क्या बात है सर, वाह सर, कुछ भी पूछ ले निकाल दोगे ना जी। तो अभी आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं आप इसको मिटा देता हूं, रब कर देता हूं। अब देखिए भाई, अब हमें क्या करना है, स्पेशली जो हमारे पास साल्ट होगा जिसका एनालिसिस करेंगे उसका pH बताना है हमें, उसका KH बताना है हमें, उसका H भी बताना पड़ सकता है हमें, हमसे H प्लस कंसंट्रेशन भी पूछ सकते हैं, और हमसे OH माइनस आयन कंसंट्रेशन भी पूछ सकते हैं, और हमसे Kw भी पूछ सकते हैं, साथ के साथ हमसे Ka भी पूछा जा सकता है, अगर एसिड है तो Kb भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और सीधी सी बात है, हमारे पास 4 केस हैं जिनके बारे में स्टडी करना है, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट हो आपके पास, तब क्या कहानी होगी बताइए, pH KH प्लस क्या आएंगे, प्लस एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हो तो क्या कहानी आएगी, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हो क्या कहानी आएगी, मैंने एसिड को आगे कर दिया, पीछे कर दिया, वीक एसिड और वीक बेस तो क्या कहानी आएगी। सीधी सी बात है भाई, इन तीनों केस में इक्विलिब्रियम आएगा, इसके केस में कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो अगर पहले को हम उठाना चाहें तो यहीं से क्लियर कर सकता हूं मैं क्या, कि जो आपका pH होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है केवल वाटर को आयोनाइज करने में हेल्प करेंगे, आयोनाइज टू द वाटर। मतलब क्या, देखिए समझाता हूं, मतलब आपके पास एक साल्ट है NaCl, ठीक है, आपने इसको वाटर के साथ वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो ये भाई ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसे पता चलेगा, इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आएगा। मान लीजिए दोनों डायरेक्शन में हो रही है रिएक्शन, लेट्स अज्यूम आपने मान लिया, सीधी सी बात है क्या होगा, Na जो प्लस Cl माइनस स्ट्रॉन्ग है तो पूरा पूरा ब्रेक होगा, Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है। वाटर सीधी सी बात है, जैसे ही आप वाटर के अंदर Na प्लस आएगा, भाई वाटर है ना, तो ये इसके ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा, यहां से ऑक्सीजन, फिर देखिए क्या होती है, वाटर की सेप होती है, जैसे ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आया तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ऑक्सीजन बोलेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन बिना नहीं रह सकता, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो आपका H प्लस क्या हो जाएगा, रिलीज, ऐसे आयनाइज कर देगा। सेम टू सेम अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास H और H है तो ये Cl माइनस H प्लस को खींच लेगा अपनी तरफ, क्या रिलीज करवा देगा, OH माइनस, ठीक। तो क्या हुआ ओवरऑल, मतलब हमारे पास Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस आयन बन गए, जैसे आपने क्या डाला NaCl। और मुझे एक और बात बताया सर, अगर ये मोल्टन में भी हो ना तो इसके पास क्या होता है, Na प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस, तो पूरी तरह आयनाइज होता है सर,
यानी लेफ्ट हैंड साइड भी ये पूरी तरह आयोनाइज है, पहले से मैंने मोल्टर में ले रखा है और वाटर में डालने के बाद तो भी ये आयोनाइज हो रखा है। ठीक है, मतलब अगर आपने इसको मोल्टन स्टेट में ले लिया, एक बार वाटर का इस्तेमाल करके मानो कैसे न कैसे लिक्विड फॉर्म बना दिया, तो ये Na+ और Cl- की फॉर्म में मिलेगा बिल्कुल। और यहाँ पे भी किस फॉर्म में मिलेगा, Na+ और Cl- की फॉर्म में, H2 में डालते भी। फिर सुन लो एक बार और, अगर आपके पास NaC लिक्विड फॉर्म में मोल्टन स्टेट में है तो Na+ और Cl- की फॉर्म में बिल्कुल। और जैसे क्योंकि कंप्लीट जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, Na+ और Cl- वाटर में, तो इसको आयनाइज होना ही था। तो क्या हुआ, रिएक्टेंट की तरफ भी क्या बन जाता है Na+ और प्रोडक्ट की तरफ भी दोनों सेम कट कर देंगे, Cl- इस तरफ, Cl- इस तरफ, और ये इक्विलिब्रियम बन जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या हुआ ओवरऑल, मतलब आपका साल्ट तो हट ही गया, रिएक्टेंट से हट गया और प्रोडक्ट से भी हट गया, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज होता है ना, इसलिए कोई बैक वापस लाने वाला तो है ही नहीं, आयनाइज हो गया तो हो गया। क्या होगा आपका, कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, मतलब जो आपका H2 है वो ब्रेक कर गया किसमें, H+ में और OH- आयन में। और मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, अगर मान लीजिए वाटर की कंसंट्रेशन C है, इनिशियली ये कितने हैं 0,0, मैंने बोला C में से ये C- ब्रेक कर गए तो ये H+ भी कितना बनेगा, C- भी कितना बनेगा, C-। यानी मैं कह दूं अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा तो एक H निकलेगा और एक क्या निकलेगा, OH-। एक वाटर के मॉलिक्यूल से एक H+ और एक OH- आता है। अगर मान लो C में से C- मोल्स ब्रेक कर जाते हैं तो C- मोल ही बनेंगे, C- मोल OH- के। यानी अगर एक H2 ब्रेक करता है तो एक H+ बनेगा, एक OH-। दो H2 ब्रेक करते हैं तो दो H+ बनेंगे, दो OH-। तीन H2 ब्रेक करेंगे, तीन H+ और तीन OH-। ये कहानी भी क्लियर हुई। यानी कि इस टाइम पे जो आपकी H+ की कंसंट्रेशन होगी वो बराबर होगी किसके, OH- आयन की कंसंट्रेशन के। और ये जो आपका स्ट्रॉन्ग साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे पता चला, बोला सर जो प्लस होता है वो बेस, इसके साथ OH- जोड़ दो, जोड़ दिया, NaOH बन गया। बोला जो आपका माइनस है इसके साथ H+ जोड़ दो, HCl बन गया। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने बता रखा है सर, NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आपने बता रखी है बात, इसी वीडियो में बताइए सर, बिल्कुल दैट इज द फिनिश कंसंट्रेशन। यानी केवल आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट केवल वॉल्यूम बढ़ा सकता है, पीएच पे कोई इफेक्ट है नहीं डालता है। हेंस पीएच कितना आएगा भाई 7। क्या कोई पीएच का उतार चढ़ाव किया इसने, नहीं। अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन में मैं कह दूं 1 लीटर NaOH डाल दिया, 1 लीटर क्या डाल दिया NaCl, ध्यान रखना ये केवल इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, वॉल्यूम पर पीएच पे, वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा पर पीएच पे, बट नो इफेक्ट ऑन पीएच, नो इफेक्ट ऑन पीएच, पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा डायरेक्टली। ठीक है, कि वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन दूसरी चेंज इस तरीके से तो पड़ेगी ना पीएच पे इफेक्ट, ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, आप NaCl का कोई कंपोनेंट नहीं लेंगे, KBr डाल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, KBr आ गया, कोई इफेक्ट नहीं देंगे। मेरी क्या NaClO4 ले लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साल्ट है भाई, सिंपल सी बात। तो ये था भाई, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है और आप उसको हाइड्रोलाइसिस करने चलते हैं तो पीएच जो आएगा इसका 7 आएगा, और ये केवल वाटर को आयनाइज कर देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। दैट्स ऑल, इतना ही था अबाउट साल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने आपको। वीडियो पॉज कर लीजिए और ये बातें लिखिए। चलिए अब हम सेकेंड हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। ये हाइड्रोलाइसिस हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। ठीक है, अभी तक अगर मैं बात करूं तो आप क्या समझ चुके हैं कि सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस है तो जो इक्विलिब्रियम आएगा वो वीक बेस के कारण आएगा, बिल्कुल। और सर जो वीक बेस होता है इसमें जो बी अभी हमने देखा BOH, हम किसी भी बेस को BOH- से लिखें, ठीक है, तो B+ और OH- इंडिकेट करता है। तो ये जो वाला B+ का जो साल्ट होता है एसिड और बेस का, उसके अंदर B+ होगा बेस की फॉर्म में, तो यानी कि B+ के कारण आपका इक्विलिब्रियम आएगा। अगर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वीक बेस का और जो कंपोनेंट वीक होता है उसी का ये जो आयन होता है उसी के बेस पे इसके हाइड्रोलाइसिस का नाम होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साल्ट का जो हाइड्रोलाइसिस होगा उसे हम कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये B+ का हाइड्रोलाइसिस होता है, समझ रहे हो। ठीक है, यानी वीक बेस में B+ पार्ट का, ओके। और जो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, तो आप pH कैलकुलेट कर रहे हो, तो यानी जो H+ की कंसंट्रेशन आएगी सॉल्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग एसिड के बेस पे होगी।
ठीक है, यानी जो पीएच डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, तो अब भाई मैं आपके सामने एक साल्ट लेने जा रहा हूं, बी ए से लिख रहा हूं इस साल्ट को, जहां पे जो बी पार्ट है ये बेस से आया है, वीक बेस से, और जो ए पार्ट है ए माइनस आयन ये एसिड से आया है। ठीक है, इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, मतलब इस साल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवा दो वाटर के साथ। अगर एक भी कंपोनेंट वीक है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, मतलब वाटर में H प्लस होता है, OH माइनस आयन होता है, B प्लस के साथ बताइए क्या जुड़ेगा भाई, OH माइनस। ठीक है, और A माइनस के साथ क्या जुड़ेगा, H प्लस, तो HA बन गया। अब आपके पास कोई भी ऐसा साल्ट हो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो तो उस साल्ट को ऐसे लिखेंगे। क्या हमने इस साल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवा के दिखा दिया, मैंने आपको करके दिखा दिया। हाँ, अब यहां पे जो कांस्टेंट होगा इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ओके सर, ध्यान दीजिए भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल होगा सर, यहाँ पे सिखा रहा हूं मैं सारी बातें बेसिक से समझिएगा। बोला जो आपके प्रोडक्ट होते हैं इनकी कंसंट्रेशन ले लो, प्रोडक्ट है BOH, इसकी कंसंट्रेशन, HA है प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है ये इनकी गुणा करनी है। ठीक है, और इनकी जो कंसंट्रेशन की पावर है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रेज करते हैं। इसके आगे 1 है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 1 को भाई सब किसी की पावर 1 हो तो वही हो जाती है। भाई में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, BA इंटू में H2। ठीक, और अब भाई ये स्पेशली साल्ट का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो अगर आप इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हाइड्रोलाइसिस की टर्म में लिखना चाहते हैं, के साल्ट हाइड्रोलाइसिस लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा, जो आपका के इक्विलिब्रियम है इसकी एक और कांस्टेंट, वाटर की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, जो आपने वाटर लिया है बीकर के अंदर, तो क्या होगा, ये H2 इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा नया, जिसे हम क्या कह देंगे, KH, नोन एज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। इसे क्या कहेंगे भाई, KH को हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की प्रोडक्ट होता है, उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था इसे कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। क्यों, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे जो आपका ये साल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड बना है, और मुझे पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये तो कंप्लीटली आयनाइज होगा H प्लस में और A माइनस में। यहाँ पे क्या है, BOH। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक साल्ट है, मतलब जितना A प्लस इक्विलिब्रियम पे जितना ही कंप्लीट आयनाइज होगा, मतलब यहाँ पे A माइनस जितना उतना ही A माइनस यहाँ पे बनेगा, सीधी सी बात है, ये भी आयनाइज होगा, प्लस में B प्लस। ठीक है, साथ में क्या है भाई, वाटर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है सर, क्या हुआ बताइए, क्या इस तरफ भी आपका A नेगेटिव आयन है, यहाँ इस तरफ भी A नेगेटिव आयन है, बिल्कुल। प्लस सर ये क्या, आपने B प्लस B और A माइनस, इस साल्ट को आपने B प्लस और A माइनस की फॉर्म में लिख दिया, बिल्कुल। देखिए ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो A माइनस और H प्लस में ब्रेक हो जाएगा कंप्लीटली, बिल्कुल सर, बिल्कुल कंप्लीटली ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे कंप्लीटली ब्रेक होगा, अगर ये कंडीशन इक्विलिब्रियम पे है तो जितनी कंडीशन इसकी इस A माइनस जितनी कंसंट्रेशन उतनी यहाँ A माइनस की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, बिल्कुल। तो क्या होगा सर, ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी, कैंसल, यानी आपका आयन पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा दोनों तरफ से। तो क्या बचा भाई, B प्लस H2O दिस, तो ओवरऑल क्या है आपके पास, सर हमारे पास बच गया B प्लस प्लस H2O इक्विलिब्रियम BOH प्लस H प्लस। तो फाइनली क्या हुआ है, गौर से देखिए, मतलब जो आपका बेस था उसका कैटायनिक पार्ट का वाटर के कारण हाइड्रोलाइसिस होगा, कैटायन प्लस वाटर यानी कैटायन का हाइड्रोलाइसिस, और ये कैटायन आया है वीक बेस से। ठीक है सर, वीक बेस को मैं बेस को BOH से लिख रहे हैं, B प्लस इस बेस का ही कैटायन है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हुआ वाटर के कारण BOH, और साथ में क्या बना, एसिड H प्लस। अब यहां से खास बात निकल गई, देख लीजिए, मतलब क्या, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो H प्लस देगा, कौन सा ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंस रखेगा यहाँ पे, वीक बेस की बजाय कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस दे रहा है। तो साबित हो गई बात कि ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस है, जिसे कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी हम कहते हैं। दैट्स ऑल। अब ध्यान दीजिए भाई, अब अगर मैं KH निकालूं तो कितना आएगा बताओ,
KH, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन चाहे आप छोड़ देना, डायरेक्ट लिख देंगे, क्यों कि पहले आप के इक्विलिब्रियम निकालेंगे, ठीक है, क्या फर्क पड़ा, मतलब BOH BOH है, HA की जगह क्या आ गया भाई, BOH डॉट HA की जगह क्या आ गया, H प्लस, इसकी कंसंट्रेशन बाई में कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव। और हाँ चलो मैं एक बार, अगर आपने इस KH की जगह इसको के इक्विलिब्रियम लिख दिया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगी, वाटर, कंसंट्रेशन वाटर इस तरफ आएगी तो के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर क्या बन जाएगा, KH। तो मैं यहाँ पे भाई एक साथ कर रहा हूँ, वाटर यहाँ चला गया तो आपका के इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा, KH। तो क्या आपका यहाँ पे साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ साल्ट KH आ चुका है। और ये भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे KH रेशियो होता है किसका, फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो कांस्टेंट है, बैकवर्ड डायरेक्शन का जो कांस्टेंट है, KH को फर्दर ऊपर करने लग जाए तो ठीक है, पर आपसे इतना डीप नहीं जाएंगे। KH की वैल्यू क्या आ गई भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हालांकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेशियो होता है, तो कितना होगा बताइए, KH दैट इज इक्वल टू BOH की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट गुणा में H प्लस की कंसंट्रेशन भाग में B प्लस की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट होने का इस कांस्टेंट में आ गई। ओके सर, तो क्या आपके पास KH आ चुका है, दिस इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ये आपका क्या है भाई, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ये आपका है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। आपको क्या करना है, बोले साल्ट का हमें तो pH निकालना है, क्या निकालना है, साल्ट का pH, क्या निकालना है, साल्ट का pH निकालना है। तो अभी तो हमारे पास KH आया है, बोले ठीक है, एक कंपोनेंट आ गया, ठीक है भाई, और हमने इसको कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस बोल दिया। ये जो आपका हाइड्रोलाइसिस है ये कैसा हाइड्रोलाइसिस है बताइए, दिस इज व्हाट, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। तो जो हम पढ़ रहे हैं ये है कैटायन का कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। बेसिक फॉर्म से अगर आप कंसेप्ट समझेंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कैटायन होता है बेस में, उसी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, फिनिश। H प्लस दे रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का है, वीक बेस साथ में, वीक बेस कंप्लीट हाइड्रोलाइज नहीं होता, इसी का इक्विलिब्रियम आया हुआ है। सारी बातें कंसेप्चुअल हैं जी सर। अब सर आप आगे क्या बताने जा रहे हो, ध्यान दीजिए भाई। अब आपको क्या कहते हैं, जो आपका वीक बेस है ना, आपको कह देते हैं आप हमें वीक बेस BOH का, ये आपका इक्विलिब्रियम बना रहा है ना, तो बताइए BOH किस में ब्रेक होगा, इक्विलिब्रियम किस में आएगा, B प्लस में, और किस में आएगा, OH माइनस में। इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं कांस्टेंट से, जिसे कहते हैं KB, बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। वीक बेस इसलिए लगाया क्योंकि इक्विलिब्रियम वीक बेस का ही आएगा, स्ट्रॉन्ग का नहीं, ठीक है। तो अब बताइए इस KB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, B प्लस कंसंट्रेशन गुणा में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाई में रिएक्टिव कंसंट्रेशन कितनी है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ BOH, ठीक है सर। यही मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं, बोला ठीक है ये आपने निकाल दी, KH आपने निकाल दिया, ठीक है, KB भी बता दिया क्या, यस, आपसे KB भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे KW और पूछना चाहता हूं, मुझे तो पता है क्या KW बराबर होता है किसके, बोलो भाई जल्दी से, बोले सर H प्लस की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई कर दीजिए OH माइनस की कंसंट्रेशन से, आ गया KW, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं आपसे, मुझे KH, KB और KW में रिलेशन चाहिए, ठीक है भाई। तो मैंने देखा गौर से KH की तरफ, KB की तरफ, KW की तरफ। मैं बोला आपको, बोला आप पता है क्या कर लो, बोला सीधी सीधी भाषा में आप KH को मल्टीप्लाई कर लो KB से, भाग कर दो KW से, बताओ क्या रहा है। बोला KH कितना है, देखो भाई BOH की कंसंट्रेशन, जी सर सुनता जाए बेटा, ध्यान से देखता रहे, H प्लस की कंसंट्रेशन बिल्कुल भाग में क्या है, B प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है। KB कितना है हमारा, मतलब B प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन भाग में BOH की कंसंट्रेशन, ठीक है। KW नीचे है तो नीचे कर दो, कितना होता है भाई, H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू में OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब गौर से देखो, मतलब आपने सर क्यों बताया ये KH, KB, KW, भाई हमने एक्सपेरिमेंट करके सोचा और देखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पहले हो चुके हैं, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बहुत सारी कर चुके हैं, तो ये आया, तो हम देखा BOH से BOH कैंसल, H प्लस से H प्लस कैंसल, OH माइनस से कैंसल, B प्लस से B प्लस कैंसल, तो वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1। इसका क्या मतलब निकला, कि इसका मतलब ये निकला KH की गुणा अगर आप KB से कर देंगे
और KW से भाग कर देंगे तो वैल्यू 1 आएगी इन केस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो ये लाइन आपसे पूछ लेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन ये से बनेगा भाई, नोट कर लेना इसको अच्छे से, ये वाली लाइन। ठीक है, और हाँ आगे हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड निकालेंगे तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे केवल के एक का फर्क पड़ेगा, KH इंटू के बाई KW 1 के इक्वल आएगा। अभी करेंगे साबित इसी वीडियो में। ठीक है, तो हमारा क्या KH KB और KW बीच रिलेशन आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए। यहीं पे मैं आपको पहले बता दूं कुछ एडवांस में, मतलब अगर KH इंटू KA बाई KW करेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी। वो किस केस में आएगी? मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। और एग्जांपल आपके पास क्या है इसका, अगर पूछ ले तो HCl NH4OH एग्जांपल लेना चाहें तो भाई सीधी सी बात है क्या, NH4OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा HCl। तो इनका कोई न्यूमेरिकल आता है तो ध्यान रख लेना, KH KB और KW की वैल्यू का प्रोडक्ट बाई रेशियो कितना आएगा भाई 1। ठीक है, और इनसे साल्ट क्या बनेगा NH4Cl। ठीक है, अब देखिए ये हम कॉमन बेसिक लेके चल रहे हैं, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ मिल गया तो ये कहानी घटित होंगी। अब भी मतलब अब हमें एक बात का पता है, हम चाहते हैं अगर ये आपका इक्विलिब्रियम में है तो मुझे इस बात का पता है सर जो आपका ये कैटायन है इस वाटर के द्वारा कुछ डिग्री तक ही हाइड्रोलाइज हुआ है, कंप्लीट हाइड्रोलाइज नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पे सर एक डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हुई है कुछ ना कुछ, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस मुझे पता है क्या होती है, बोला नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज, कितने आयोनाइज हुए हैं, नंबर ऑफ मोल आयोनाइज, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज बाई में टोटल मोल्स, तब आती है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो इस Hb+ की इस वाटर ने कितना हाइड्रोलाइसिस किया है, H+ रिलीज किया है, साथ में ये बेस बनाया है वीक बेस, ये कहलाती है आपकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब हम क्या करते हैं इस चीज को समझने के लिए भी मैंने पिछली वीडियोस में समझाया आपको, हम स्टार्टिंग में इस B+ इस साल्ट की कंसंट्रेशन आपको दे देते हैं C, बोला C कंसंट्रेशन है टाइम T = 0 पे, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ठीक है जितनी भी है, H+ की BOH कितनी होगी 0 और H+ की कितनी होगी 0 पे। कब भाई एट T = 0 टाइम पे, जब हमने केवल इस वाटर के अंदर इस साल्ट को डाला ही है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C, पहले से आपको साल्ट की कंसंट्रेशन C दे दी गई। ठीक है, अब हमें क्या कहते हैं कि ये साल्ट C कंसंट्रेशन मतलब C मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर में, ये समझ लो। अब भाई इन C मोल में से मुझे पता है सारे के सारे तो बड़े आयोनाइज होंगे नहीं, C के C मोल कुछ मोल ही आयोनाइज होंगे, वो कितने होंगे, मतलब इसमें से C का डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जितना आयोनाइज हो गया, मतलब मैंने कह दिया आपके पास अगेन 50 मोल है। ठीक है, मैं बोला आपकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है 5%, 5% मतलब 5/100 डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, तो 50 का कितने % हाइड्रोलाइज हो गया 5%, मतलब मैं बोला डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H है भाई आपकी 5%, कितनी है H 5%, और आपको पता है 50% का मतलब होता है 1/100, तो 5 कितना हो गया 100। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अगर 5/100 है मतलब 50 का 5/100 टूटा। ठीक है, मतलब एट टाइम T = T पे, T समय पे जब इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग से धीमे धीमे आएगा, कुछ टूटेंगे फिर वापस ये टूटते जाएंगे, फिर कुछ समय बाद ये वापस बैक बनने शुरू हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा इस तरीके से। ठीक है, एट टाइम T = T पे क्या हुआ, बोला C में से CH मोल आपके ब्रेक हो गए, यानी अब जहां पे H क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कितनी है 5% मैंने मान लिया समझाने के लिए, और C कितनी है 50, तो 50 का 5% टूटा तो कितना बचा T टाइम पे, तो C में से 5% से जितने टूटने से बचा वही लिख देंगे भाई। तो बताइए 5% कितना हो गया 50 का, 1 0 से 0 कैंसिल, 5 पे कितना हो गया 2, तो 5/2 मोल, यानी कि कितना भी 2.5, तो 50 में से 2.5 टूटा, कितना बचा 47.5। समझ रहे हो, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, यानी 50 जितना होगा उसका कितना डिग्री टूट गया, तो C का कितना टूटा, अब ये अगर इसमें से घटा दें तो उतना ही बनेगा, बच जाएगा ये। अब जितना टूटता है H+ उतना ही BOH बनेगा, CH ये बनेगा और CH ये बनेगा, क्यों, क्योंकि इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है सेम। मतलब अगर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होता और उससे 1 बन रहा होता, तो अगर ये CH टूटा है तो ये इसका आधा, 2 से कितना बन रहा है 1, तो CH से कितना बनेगा 2, अगर 1 C तो CH का क्या बनेगा आधा बनता। अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता, यानी 2 से क्या बनता है 1, तो इस CH से कितना बनता 2 का आधा 1 होता है, तो CH का आधा CH/2, समझ रहे हो ऐसे। अब बताइए भाई इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेके आइए कितना होगा, बताइए व्हाट विल बी के इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्वल टू के हाइड्रेशन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, बताइए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको अच्छे से देख लो,
कैसे लिखेंगे इसको? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट BOH इनटू में H प्लस बाई में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या भाई B प्लस। वाटर को लेके मैंने सीधा एनालाइजेशन क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। वाटर को रखते तो के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई करते किससे? वाटर से। ये ले लो, कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या बन गया? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हो गया, ठीक। बताइए BOH की कंसंट्रेशन कितनी है? CH। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? CH। बाई में कितनी? B प्लस की कितनी है बताइए भाई? C माइनस CH बची हुई कितनी है? C माइनस CH। अब इसको सोल्व कर दो, क्या आया देखो अपने पास, CH डॉट CH बाई में C माइनस CH को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? C कॉमन लेके 1 माइनस H, बिल्कुल भाग कर दो C इंटू 1 माइनस H। C से C क्या हो गया? कैंसिल। क्या आया भाई आपके पास? CH स्क्वायर बाई में 1 माइनस H, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH। अब ध्यान दीजिएगा भाई इस बात पे, आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आ चुका है KH। अब आपको क्वेश्चन ऐसे देंगे जिसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस 5% से कम हो, 5% से क्या हो? कम। तो आप इस H को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो एक ही बचा यहाँ पे, एक से भाग करेंगे तो यही आ जाएगा CH स्क्वायर। यहां से आपको CH से यहां से आपको H की वैल्यू निकालनी होती है, निकालो भाई। H स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बताओ? KH C डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो KH बाई में C स्क्वायर इस तरफ जाके अंडर द रूट। तो बताइए H की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? KH अंडर द रूट, KH बाई C अंडर द रूट। तो बताइए व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ H? H की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? KH अंडर द रूट C। समझ में आएगा यहां तक? अच्छे से उतार लो इसको। अभी मैं थोड़ा यहां से गैप बनाऊंगा भाई, ठीक है, ताकि इसको फर्दर हम हल कर सके। ये वाला अरब करूंगा मैं, इस वाला पोर्शन, तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ देखिए हमें चाहिए पीएच निकालना है, में तो H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए। कितनी H प्लस कंसंट्रेशन? CH की जितनी। अब आ जाओ भाई, H आ गया हमारा कितना? अंडर द रूट KH बाई में C। निकालो भाई, देखिए तो ओवरऑल हमारा जो H है वो कितना आया? KH बाई अंडर द रूट C के इक्वल कितना आ गया भाई? H इज इक्वल टू अंडर द रूट KH बाई C, ठीक है। मुझे पता है H प्लस कंसंट्रेशन कितनी, देख लो भाई CH। तो क्या करें? CH की वैल्यू रख दूं, C इंटू में अंडर द रूट KH बाई में C। अगर C को मैं स्क्वायर रूट में ले गया तो क्या होगा? KH इंटू में C का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर लेके आएंगे तो C बच जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे 5 आता है तो अंदर 25 होगा, तो भी 5 बाहर आया, ठीक है। बाई में C, C से C कैंसिल। बताओ H प्लस कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गए भाई? दैट इज इक्वल टू KH C अंडर द रूट। ये पूछ लेते हैं भाई आपसे सीधा सीधा। अब KH की वैल्यू कितनी? 1 के इक्वल आई ना, KH की वैल्यू निकालो यहाँ से। कितना हो जाएगा KH? KW गया बाई में KB, तो KH यहाँ से कितना आ गया? KW बाई में KB। देखो W यहाँ चला जाएगा, KB नीचे आ जाएगा, तो KH की वैल्यू कितनी आ गई? KW बाई KB। रखो भाई यहाँ पे, तो H प्लस कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी हमारी? KW बाई में KB इंटू में C अंडर द रूट। आगे हमारी H प्लस कंसंट्रेशन कितनी आई? H प्लस कंसंट्रेशन ओवरऑल H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के साथ से कितनी आती है? KW डॉट C बाई में KB। और पूरे की पावर में क्या इसको 1/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो आप पूरे की पावर को 1/2। स्क्वायर रूट को 1/2 होती है पावर, मतलब स्क्वायर रूट की पावर का कितना मतलब कितना होता है? 1/2। नाउ H प्लस कंसंट्रेशन, मुझे तो पीएच चाहिए, मुझे पता पीएच किसके बराबर होता है भाई? माइनस ऑफ लॉग H प्लस कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, ये H प्लस कंसंट्रेशन थी, इसके इस तरफ माइनस लॉग लगा दिया। अगर यहाँ माइनस लॉग लगाएंगे तो आपको इस तरफ भी माइनस लॉग लेना पड़ेगा। लॉग अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। नेचुरल लॉग की बजाय मैंने लॉग बेस 10 वाला अप्लाई किया है। किसके इक्वल हो जाएगा? KW डॉट C बाई में KB की पावर 1/2। ओके, नाउ इसको हल कीजिए, लॉग में निकालते हैं वैल्यू। देखिए 1/2 आगे आ गया, कितना हो गया? माइनस का 1/2। क्या बचा आपके पास? log KW डॉट C बाई में KB, ये बचा भाई। अब भाई मुझे तो एक बात का पता है कि अगर log में कहीं पे मल्टीप्लीकेशन हो तो log में वो वैल्यू ऐड हो जाती है log लग लग के, और डिवाइड वाली माइनस हो जाती है। तो बताइए कितना है की वैल्यू? 1/2 अंडर ब्रैकेट स्टार्ट कितना? log KW डॉट वाली प्लस हो जाएंगी log लगते हुए log C, ये मैं आपको बेसिक में करवाऊंगा अभी,
भाग वाली माइनस हो जाती है, माइनस में log Kb। यहां तक देख लीजिए भाई, क्लियर है क्या? तो आपका पीएच किसके हो गया, -12 log Kw प्लस log C माइनस का log Kb। अब ये वाला उठा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, क्या हुआ, -12 log, अब क्या मैं इसको -1/2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो गया, -1/2 log Kw log Kw/2 कर सकता हूं, फिर माइनस का log C/2, फिर माइनस माइनस प्लस का log Kb/2 कर दिया भाई, -1/2 से मल्टीप्लाई। अब बताओ ये हमारा पीएच जो चल रहा है, तो पीएच बताओ किसके बराबर आ गया भाई, माइनस log Kw क्या होता है, Pkw/2 माइनस log C/2, ठीक है। अब प्लस का log Kb, मुझे पता है अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको लिख दूं माइनस log Kb/2, तो माइनस log Kb, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वापस, माइनस log Kb किसके इक्वल होता है, Pkb के, किसके इक्वल होता है भाई, Pkb के। तो ओवरऑल आपका क्या आ गया भाई, पीएच आ गया। मतलब 3 कंपोनेंट आपको Kw, C किसी कंसंट्रेशन है, वीक बेस की कंसंट्रेशन C, आपको इस बेस बी प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी हो वो, और आपका Kb आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस दिया हुआ हो, तो पीएच निकालने का फॉर्मूला Pkw/2 माइनस log C/2 माइनस Pkb/2। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है, Pkw 298 कितना था, 14, तो 14/2 कितना हो गया, 7, कितना हो गया, 14/2 कितना हो गया भाई, 7। ओवरऑल देखिए तो 14/2 कितना हो गया, ये Pkw कितना होता है, 298 90 रुपए, 14/2 कितना हो गया, 7। तो उसके बाद माइनस ऑफ log C/2 माइनस ऑफ Pkb/2। ध्यान दीजिएगा, 3 न्यूमेरिकल 3 फॉर्मूले ऐसे बनेंगे हमारे पास, जो ये इनके एक इसका और एक इसका, जिसके अंदर ये 3 ही टर्म इस्तेमाल होंगी। मतलब अगर वीक बेस हुआ तो Pkb इस्तेमाल हो जाएगा, वीक एसिड हुआ तो यहाँ पे Pka इस्तेमाल हो जाएगा, और इन दोनों के साथ कंसंट्रेशन टर्म इस्तेमाल होंगी, माइनस log C/2 माइनस Pkb/2। और ये भी ध्यान देना, माइनस तभी आता है जब बेस की बात हो, यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ भी और बेस के साथ भी। फॉर्मूला याद रखने में काफी आसानी हो जाएगी। जैसे ये दोनों पार्ट और कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको एक साथ बताऊंगा इन फॉर्मूलों को याद करने का तरीका, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, तो आपका ओवरऑल अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो KH की वैल्यू कितनी आती है भाई, बताइए, KH की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, Kw/Kb, ठीक है। H की वैल्यू कितनी आई थी, KH/C। बोला अगर आपके पास इसका न्यूमेरिकल आ गया तो ये आपको याद होना चाहिए, याद करना है बेटा। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई थी, CH, दैट इज इक्वल टू KH इनटू में C का अंडर दी रूट, तो तुरंत आप H प्लस कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। अगर तुम्हें KH दिया गया तो सीधा यहीं से निकल जाएगा, बताओ यहां से कितना निकलेगा, log की टर्म में आप बताएंगे, 1/2 पावर आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, 1/2 आगे जाएगा तो पीएच तो माइनस का खुद करना पड़ेगा हमें, ठीक है, खुद से माइनस अप्लाई करना पड़ेगा आपको, और खुद माइनस डिवाइड, तो अगेन माइनस का बन जाएगा ये KH, तो माइनस का PKH और माइनस का log C/2 दोनों के आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, इसको आप ओपन करके दिखाइएगा लोग अप्लाई करके। तो इस तरीके से भी आपका पीएच निकाल दिया हमने, KH निकाल दिया, H निकाल दिया, H प्लस कंसंट्रेशन निकाल दी, OH माइनस कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन जितनी आएगी 10 की पावर -14 होता है ना Pkw, 10 की पावर -14 होता है ना, H प्लस से कर देना मल्टीप्लाई, H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू में OH माइनस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14, बस H प्लस की आपके पास आ गई तो OH माइनस निकाल देना। Kw निकाल दिया हमने, Ka निकाल दिया, K इसके केस में K निकालेंगे, इसके केस में क्या निकालेंगे, Kb। तो भी डायरेक्ट फॉर्मूला ये आएगा, अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही यही न्यूमेरिकल बड़ा आसान सा, ये फॉर्मूला पूछने के लिए आपसे न्यूमेरिकल पूछते हैं यहां से, ठीक है। तो ये था भाई हमारा सेकंड हाइड्रोलाइसिस फॉर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बेसिक उतार लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का हाइड्रोलाइसिस। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड हाइड्रोलाइसिस, दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। यानी अब की बार कहानी भाई साल्ट तो वही ले सकते हैं हम,
साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब की बार ये बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है भाई बेस, और वीक क्या है एसिड। तो किस में हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर में। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, इक्विलिब्रियम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वीक एसिड ले रखा है। क्या बनेगा भाई आपका, बताओ। BOH बनना है, ठीक है, और HA बनेगा। अब कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। क्या बोला, जो आपका HA है ये तो वीक है ना, और लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब की बार ये स्ट्रॉन्ग बेस B+ और OH- देगा, बस यही डिफरेंस है। अब जितना ये होगा, मुझे पता है ये तो H+, ये तो HA, ये तो आयनाइज होगा, इक्विलिब्रियम इसी ने बना रखा है। लेकिन B+ और OH- जितना यहाँ होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, उतना ही इस तरफ भी होगा। यानी कि ये जो B है A- ये हाइड्रोलाइज होगा। ये तो साल्ट है, B+ और A- रूट है। जितना ये B+ होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, उतना यहाँ पे B+ होगा। साथ में क्या हो गया, वाटर। तो क्या B+ से B+ क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा भी आपके पास, A- H2O हाइड्रोलाइज, क्या इक्विलिब्रियम विद HA + OH-। ये आया हमारे पास। अब की बार बस ये स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, फिनिश। यहाँ पे B+ है, जितना यहाँ पे B+ होगा उतना यहाँ ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है साथ में, तो B+ से B+ क्या हो जाएगा, कैंसिल। सीधी सी बात है। अब इसकी कंडीशन ये क्या है, इसमें खास बात क्या, इसमें एनायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो इसे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। बताइए किसको एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस। देखिए हाइड्रोलाइसिस का मुख्य उद्देश्य समझ लीजिए, वीक की कंडीशन है। हाइड्रोलाइसिस तभी हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हैं। तो एनायन किस में होता है, एसिड में। तो एसिड कौन है, वीक। तो वीक एसिड है भी इसमें। वीक एसिड किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है। अगली बात, क्या ये OH- आयन दे रहा है, तो ये साबित हो रही है बात कि बेस स्ट्रॉन्ग, बेसिक है ये। तो बेसिक सॉल्यूशन कब होगा, जो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। तो pH 7 से ज्यादा है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था इस केस में, ये जो हमारी pH की वैल्यू कितनी आ रही थी बताइए, 7 - pKb/2 - log C/2 ये आ रही थी ना। देख लो pKb वाले 2 करने से के बाद घट रहा है, और ये भी घट रहा है। तो pH 7 से कम आ रहा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की कंडीशन में 7 से कम आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH 7 से कम होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेंट है। यहाँ पे क्या होगा अभी देख लेना आप, 7 के प्लस में आएगा अपने आप। उससे पहले भाई, अगर ये एनायन है, यहाँ पे वाटर है, तो क्या मैं यहाँ से हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकाल लूं, बिल्कुल निकाल लीजिए सर। क्या होता है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, उससे पहले मैं हाइड्रोलाइसिस की निकालने की बजाय सर, अगर मुझे कहीं पे ऐसे इक्विलिब्रियम दिख गया, तो मैं तो सर पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा। किसके बराबर होगा बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, HA की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट इन किसके साथ, OH- भाग में A- प्लस H2O, सॉरी प्रोडक्ट होंगी ये। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर यहाँ पे H2 मुझे पता है कंसंट्रेशन ऑफ H2 ज्यादा चेंज नहीं होती, तो H2 कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम की तरफ लेके आएंगे, तो K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये H2 चला गया। अब यही क्या बनाता है, KH, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, समझ रहे हो। अब देखिए भाई, तो आपका जो K इक्विलिब्रियम है H2 के साथ, अब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आ गया। किसके को लाया हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, HA आयन बाई में A- आयन। मैं बोला आप मुझे Ka और निकाल के दे दो। क्यों निकालवाया K, क्योंकि वीक एसिड है सर आपके पास। वीक एसिड कौन है, ये HA क्या है, वीक एसिड। बोला HA का K कैसे निकालोगे, बोला HA इक्विलिब्रियम, तो यही लाएगा H+ और A- आयन में टूटेगा। तो बताओ K कितना आया, H+ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सर, लाओ इक्विलिब्रियम लगा रहा हूँ भाई मैं, कंसंट्रेशन ऑफ HA। होप सो आपको ये बात समझ में आएगी, फिर से सुन ले एक बार और। प्रोडक्ट जो होते हैं उत्पाद, इनकी कंसंट्रेशन की गुणा प्रोडक्ट भाग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, आ गया आयोनाइजेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया, वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। वीक की बात होती है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एसिड के लिए, आ गई। मतलब KW आपको पता है कितना होता है, KW कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू में OH- आयन। आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि मुझे आपको एक रिलेशन देना है। क्या बोला, जो आपका KH है, अगर इसकी गुणा आप KA से कर दोगे और KW से भाग कर दोगे, तो 1 आएगी वैल्यू। ये कैसे, अभी मैं बेस वाले में करवाया था ना आपको, कैसे देख लो। KH HA है ना, HA ऊपर है, KW से भाग करना है, करवा देता हूँ। K से गुणा करेंगे, देखो ये देख लो भाई, इन दोनों, चलो लिख देता हूँ मैं,
क्या हुआ, के एच लिख दिया मैंने भाई, एच ए, आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए ओ एच माइनस आयन भाग में क्या ए माइनस आयन, ठीक है। के की वैल्यू ये रही कितनी, एच प्लस ए माइनस बाई में एच ए, के डब्ल्यू नीचे है तो एच प्लस ओ एच माइनस आयन, देख लो भाई सारे कैंसिल हो रहे हैं। टंग 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 टक 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 टक, फिनिश। वैल्यू कितनी आ गई 1, हेंस के एच इज इक्वल टू के इंटू में के ए बाई में के डब्ल्यू कितना आ गया 1, और बेस की कंडीशन में क्या था भाई, के एच डॉट के बी बाई में के डब्ल्यू इंटू में 1। अब यहां से निकालो क्या, के एच की वैल्यू, के एच कितना आ जाएगा बताइए, के डब्ल्यू यहां चला गया, के नीचे आ गया बाई में के, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अब अगेन अगर इसकी कंसंट्रेशन सी है 0 टाइम पे तो इसकी 0, इसकी 0, इसमें से सी अल्फा सी एच टूटेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल लेंगे तो ये सी एच बनेगा, ये भी सी एच बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं के एच निकाल लूँ, वाटर दे रखा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वेश्चन निकालूंगा, नीचे वाटर आएगा, रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करते यहाँ पे के एच लिख दिया तो क्या बचा, सी एच डॉट सी एच की कंसंट्रेशन बाई में सी माइनस सी एच, ये कंसंट्रेशन इंटू वाटर करता तो इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे वाटर की इससे मल्टीप्लाई करके नया कॉन्स्टेंट के एच आ गया। अब भाई लो सी एच माइनस सी एच, क्या यहाँ पे सी कॉमन ले लूँ मैं तो 1 माइनस एच बच गया, सी से सी क्या हो गया कैंसिल, सॉरी यहाँ पे तो गुना है, तो क्या आ गया ये सी एच का स्क्वायर बाई में 1 माइनस एच, अगेन एच की वैल्यू 5% से कम है, एच इज लेस देन 5%, तो आप एच को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगी। तो बताइए आपका के एच किसके को आ गया ओवरऑल, तो के एच की वैल्यू किसके को आ गई भाई, सी एच स्क्वायर के। एच की वैल्यू निकाल दो फिर से, के एच बाई में सी अंडर दी रूट, मतलब एच की वैल्यू निकाल दी आपने, ठीक है। मुझे पता है यहाँ से मुझे बेस की कंसंट्रेशन मिल रही है, अब की बात ध्यान रखना, तो ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी मिल रही है आप लोगों को, कितनी भाई, सी एच, तो बताओ सी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी से, अंडर दी रूट एच से मल्टीप्लाई करें तो सी के अंदर घुस जाएगा, कितना आ गया के एच इंटू में सी, ये मैं पीछे बता चुका हूँ अभी, वरना वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगा, जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे देख लो यार, मुझे थोड़ा सही हो जाता है, समझ में आया नहीं आया हुआ, देख लो क्या किया मैं यहाँ पे मैंने देखो सी एच आ गई ना, ओ एच आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एच की वैल्यू रख दी मैंने, ये प्लस सी नीचे है, सी स्क्वायर के अंदर लेके जाओगे कितना जाए, सी स्क्वायर, सी से सी क्या आ गया कैंसिल, आ गई वैल्यू, ठीक है। अब मुझे पता है ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, के एच इंटू सी, ठीक है। अब के एच की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, के डब्ल्यू बाई के रख दो यहाँ पे, के डब्ल्यू बाई में के इंटू में सी अंडर दी रूट, बोलिए भाई आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो पी एच चाहिए, और ये तो ओ एच है, तो क्यों ना हम पहले क्या करें, पी ओ एच निकाल लेते हैं, निकालो पी ओ एच, इसकी तरह लॉग अप्लाई कर देंगे तो ये पी एच बन जाएगा, माइनस लॉग अप्लाई, इसकी तरह लॉग अप्लाई करेंगे पावर 1/2 होगी माइनस में, सुनिएगा माइनस लॉग अप्लाई किया इसकी तरफ, यहाँ पे माइनस लॉग अप्लाई किया, जैसे यहाँ माइनस लॉग अप्लाई करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस में, तो माइनस में क्या आएगा, माइनस में लॉग के डब्ल्यू आएगा, ठीक है, ये गुणा में है, ये भी माइनस में क्या आएगा लॉग सी, ये किस में आएगा भाई प्लस का हो जाएगा लॉग के ए, ठीक है। एक बार देख लो, माइनस अप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, बिल्कुल सही। और बाई में पावर आगे सबके कितने आ जाएगी 2, बाई में सबके क्या आ जाएगा 2, बाई में 2 और बाई में क्या आ जाएगा 2, ठीक है, आ गया डन। अब सुन लीजिए, इसी को यहीं पे कर रहा हूं मैं, अब क्या कहानी होगी देखिए, तो क्या है आपका पी ओ एच कितना आ गया भाई, ये कितना हो जाएगा माइनस का पी के डब्ल्यू हो जाएगा, पी के डब्ल्यू बाई में 2, ठीक है, माइनस का log c बाई 2, ठीक है, प्लस का log के ए बाई में 2। अब खास बात ये तो पी ओ एच आया है, पी के डब्ल्यू बाई 2 को मैं 7 लिख दूं, 14 होता है ना 7। अब पी ओ एच मुझे पता है, पी एच और पी ओ एच का जोड़ कितना होता है 7, तो अगर मैं 14 में से पी ओ एच घटा दूं तो क्या पी एच आ जाएगा क्या, बिल्कुल। देख लो भाई 14 में से पी ओ एच घटाओ, ये आपका सुरा का सारा पी ओ एच है ना, पी ओ एच आया था अभी, इसको मैं यहीं पे घटा रहा हूँ, 14 में से घटा दिया तो घटाने पे सारे का साइन चेंज हो जाएंगे, साथ क्या हो जाएगा माइनस का, ये किसका था प्लस का, और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। 14 में 7 कितना बचा 7, प्लस में log c बाई 2 माइनस log के क्या होता है प्लस का पी के ए बाई 2,
तो ओवरऑल 7 प्लस log C/2 इंटू प्लस pK/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, pH ऑफ दिस। और क्या ये 7 में प्लस ऐड हो गया आ रहा है? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो pH भी आपका क्या 7 से प्लस होना चाहिए था। दैट इज 7 प्लस log C/2 प्लस pK/2। जब आप बेस स्ट्रॉन्ग लेंगे तो 7 प्लस होना चाहिए ना, तो सीधा याद रखने तरीका, log C/2 भी आना है, pK/2 भी आना है, 7 के साथ प्लस में होना है, तो क्या बला आसान प्लस प्लस क्या कर दो सारे। इस वाले केस में क्या था, बेस के केस में माइनस माइनस के थे दोनों, 7 से घटा दो, बिल्कुल आसान है याद रखने तरीका, कति सोचना भी नहीं है, थोड़ा सा इतना अगर मेहनत लगा लोगे तो यहाँ पे। तो ये था भाई आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के लिए क्या हाइड्रोलाइसिस, साल्ट हाइड्रोलाइसिस। एक बार और देख ले, बोला क्या कर रहे हैं हम इतना सा काम कर रहे हैं कि जो आपका साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। ये पता चल जाता है कि अब ये वीक एसिड आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे जितने B+ होंगे उतने B+ यहाँ होने चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सेम यहाँ से यहाँ कट जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे भी क्या मतलब, इक्विलिब्रियम में जरूरी नहीं बराबर हुई ये वाली ये साइड, क्यों है? क्योंकि ये B+ इतना होगा उतना ही तो यहाँ पे होगा, क्योंकि कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो चुका है, इतना ही है, जितना ये होगा यही इतना होना चाहिए। क्यों? ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो रहा है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसलिए। अब हमें ये तो पता चल गया, बार बार पढ़ चुके हैं हम, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ऐसी कंडीशन आएगी, पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, जल्दी करवा दूंगा कंप्लीट। हाँ, ये HA और ये OH माइनस भी निकाल दिया भाई, तो ये अब की बार क्या निकलेगा हमें, OH माइनस निकलेगा। तो पहले हम POH निकालेंगे, POH कितना आ जाएगा, H+ कंसंट्रेशन कितनी आएगी, बस क्या फर्क है, KW/K भी था यहाँ पे कितना हो जाएगा, KW में K माइनस में C। ओवरऑल pH कितना आएगा, 7 प्लस log C/2 प्लस pK/2, pH आएगा भाई 7 प्लस log C/2 pK/2। ये C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड की कंसंट्रेशन है। तो ओवरऑल आपका pH आ गया, 14 में से pH घटा के 298 केल्विन टेम्परेचर ही गानी है, 298 केल्विन पे यही पूछेंगे आपसे, और नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। अगर आपसे पूछ लें 90 डिग्री सेल्सियस से, फिर तो चेंज अप करना पड़ेगा आप लोगों को, क्या पता वही आपको ऑल इंडिया टॉप करवा दे, समझ रहे हो। तो ये था भाई हमारा थर्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट का तीसरा हाइड्रोलाइसिस फॉर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हमारा फोर्थ हाइड्रोलाइसिस, फिर इन सभी को कंपेयर करेंगे एक साथ। चलिए भाई, अब हम हमारा फोर्थ हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम स्पेशली वीक एसिड एंड वीक बेस के साल्ट का हाइड्रोलाइसिस डील करेंगे। यही है हमारा लास्ट हाइड्रोलाइसिस। देखिए क्या कहना चाहते हैं, इसमें भी सिंपल प्रोसीजर वही है, बोला हम जो साल्ट है हमारा वो एसिड और बेस से बना हुआ है, बस कंडीशन क्या है, वीक एसिड है आपका और वीक ही क्या है, बेस। इसको आप किस में डालेंगे, वाटर में। अगर दोनों चीजें वीक है तो इक्विलिब्रियम लेके आएंगी, ठीक है। एक क्या बनेगा आपका एसिड और एक क्या बनेगा आपका बेस, H और एक BOH, यही होते हैं, एसिड और बेस ही मिलके साल्ट बनाते हैं, ठीक है, पर दोनों वीक है। अब खास बात अभी हम पढ़ चुके हैं, अगर अकेला आपका वीक एसिड हो तो क्या बनता है, और अकेला वीक बेस हो तो क्या बनता है। ध्यान दीजिए, अगर अकेला वीक बेस होता है तो यहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है, केवल B+ बचता है वाटर के साथ। अब अकेला वीक एसिड होता तो एनायन बचता, दोनों अलग अलग हो जाते। अब दोनों एक साथ हैं तो दोनों को B+ और A- दोनों वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होंगे और क्या बनाएंगे भाई, HA+BOH, वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। बताइए इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, सीधी सी बात है अभी, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस HA इंटू में BOH, यही होता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बाई में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ B- रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की प्रोडक्ट इंटू में वाटर, ठीक है। मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम वाटर की भी कांस्टेंट होती है, दोनों से एक नया कांस्टेंट बन जाता है जिसे हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है भाई। फिर हमने अभी देखा कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस करते समय कि आप स्पेशली किसी बेस का हाइड्रोलाइसिस करवाइए, तो ताकि हम इससे वीक बेस है Kb गेन कर सके। तो Kb की वैल्यू कितनी आएगी, B+ प्लस OH-, यहाँ से Kb की वैल्यू निकालिए, किसके इक्वल होगा भाई, कंसंट्रेशन B+ की OH- आयन की कंसंट्रेशन बाई में कंसंट्रेशन ऑफ BOH, ठीक है सर। ऐसे ही अगर एनायनिक हुआ तो एनायनिक में पूछा हमने, तो एसिड की निकाल दीजिए, एसिड का कांस्टेंट निकाल दीजिए, कितना होगा Ka, किसके को आएगा भाई, A- H+, बताइए Ka की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H+ की कंसंट्रेशन A- की कंसंट्रेशन बाई में कंसंट्रेशन ऑफ HA। होप सो भाई ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं बिल्कुल। इसमें भी Kw बताओ किसके इक्वल होगा, H+ की कंसंट्रेशन इंटू में OH- आयन की कंसंट्रेशन।
अब भाई जब आप क्या करेंगे, के एच की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे के ए से, के बी से और के डब्ल्यू से भाग कर दोगे तो वैल्यू आएगी 1 के इक्वल। देख लो के एच को के ए से मल्टीप्लाई किया, ये के एच है, के ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल गया, ठीक है, ए माइनस कैंसिल गया, मल्टीप्लाई करना ना, यहाँ पे गुणा में है ये, ठीक है, के बी भी है गुणा में तो बी माइनस से क्या एच प्लस, ठीक है, बी प्लस एच प्लस, इनको ऐसा बी ओ एच से बी ओ एच कैंसिल हो गया, ठीक है। अब के डब्ल्यू से भाग किया नीचे क्या आएगा भाई, एच प्लस और ओ एच माइनस आयन, तो इनमें ओ एच माइनस आयन ऊपर है, एच प्लस में नीचे है, कैंसिल हो गया। क्या बचा, यहाँ पे बच गया आपके पास बी माइनस और यहाँ पे क्या बचा बी प्लस, ठीक। अच्छा हमने दोनों को अलग अलग कैंसिल कर दिया, एक साथ करेंगे तो बी माइनस और यहाँ पे बी प्लस, बी माइनस कब होने लग गया, ये बी प्लस है भाई, ये बी प्लस से बी प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, माइनस। तो क्या है ओवरऑल के एच डॉट के ए डॉट के बी बाई के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर यहाँ से के एच की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी भाई, के डब्ल्यू बाई के ए डॉट के बी, बस आ गया। ध्यान रखना वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट हाइड्रोलाइसिस में, वीक एसिड वीक बेस साल्ट हाइड्रोलाइसिस में के एच की वैल्यू के डब्ल्यू बाई के ए के बी होती है, और अकेला वीक एसिड होता तो कुछ नहीं के डब्ल्यू बाई के कर देना, वीक बेस होता तो के डब्ल्यू बाई के बी कर देना, आसान है, साथ स्ट्रॉन्ग वाले को निकालते नहीं, ठीक है। अब तो भाई हमारे पास के एच तो आ गया, ठीक है, हमें पीएच निकालना, उससे पहले हमें एच निकालनी पड़ती है। उसके लिए अगेन भाई हमारा वही मेथड, बोला अगर इनिशियली ये सी है कंसंट्रेशन, इसकी भी सी है, इसकी हम जीरो जो भी कॉन्सेंट होती है, बोला इसकी जीरो इसकी जीरो, बोला अब क्या करें, बोला ये बी प्लस, वही सेम टू सेम प्रोसीजर, अगर इस बी प्लस सी में से सी एच हाइड्रोलाइज होता है तो बताइए बी एच कितना बनेगा, सी एच। ऐसे ही ए माइनस सी में से सी एच हाइड्रोलाइज होता है तो ए एच कितना बनेगा, सी एच। बस एक साथ जोड़ना है इनको, ठीक है भाई। अब निकालो के एच हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, कितना आएगा, वाटर की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के साथ गुणा करें, कांस्टेंट आ गया, सीधा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सी एच इंटू में सी एच बाई में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, देखिए ध्यान से, अब दो एक साथ है, दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, ए माइनस बी और बी प्लस बी, ठीक है, लीजिए भाई। तो आगे सी कॉमन लिया मैंने, यहाँ से सी कॉमन लेने के बाद कितना बचा 1 माइनस एच, सेम है दोनों, 1 माइनस एच, सी से एक सी, दो सी कैंसिल, क्या बचा एच स्क्वायर बाई में 1 माइनस एच, ये बचा। ध्यान दीजिएगा अगर मैं इन दोनों का क्या हो गया स्क्वायर, 1 माइनस एच का स्क्वायर, 1 माइनस एच का क्या हो गया स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट के एच पे डाल दिया तो एच बाई 1 माइनस एच की वैल्यू कितनी आ गई, के एच अंडर दी रूट। अगर मैं इस एच को नेगलेक्ट कर दूं, 1 के कंपैरिजन में डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बहुत कम हो तो एच की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, अंडर दी रूट के एच। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, जो हमने एनायनिक और कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस किए हैं अभी पीछे, दूसरा तीसरा, उसमें एच की वैल्यू कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रही थी, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रही, अंडर दी रूट के एच आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एच कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा और यहाँ पे एच कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा और यहाँ से आप केवल सी एच से डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो आप डील नहीं कर पाएंगे। वाई, क्योंकि ये कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं कर रहा ना डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, केवल ए और बी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्पेशली इस एसिड का अगर हमें पीएच निकालना हो, एच ए एसिड का, तो हम क्या करते हैं, इसको आयनाइज करेंगे भाई, सीधी सी बात है, एच प्लस और क्या बनेगा ए माइनस, बनेगा नहीं बनेगा। तो बताओ यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी, सीधे ऐसे निकालते हैं, बोला कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ऐसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस बाई में एच ए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एच प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, यहाँ से मिल जाएगी हमें। एच प्लस बताओ किसके इक्वल हो जाएगा, बोला के ए इंटू में एच ए की कंसंट्रेशन बाई में एच प्लस ए माइनस कंसंट्रेशन, देख लो भाई, के ए एच ए बाई में ए माइनस, ठीक है। अब ये चीजें हमें मिली हुई है, देखो के ए की वैल्यू, के ए एक कांस्टेंट है, रख लो इसको ऐसा ऐसा, ठीक है। एच ए की वैल्यू बताओ कितनी है भाई, एच ए ये रहा, एच ए की कंसंट्रेशन कितनी है हमारी सी एच, देखो बाई में ए माइनस की कितनी है कंसंट्रेशन, ये रही बची हुई कंसंट्रेशन सी इंटू 1 माइनस एच, देखो ध्यान से, सी से क्या होगा कैंसर, क्या बचा आपके पास एच बाई 1 माइनस एच। अब यहाँ पे आ जाओ, h बाई 1 माइनस एच की वैल्यू कितनी है, अंडर द रूट के एच, तो बताओ h प्लस की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के ए डॉट, ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, अंडर द रूट के एच। तो आपके पास h प्लस कंसंट्रेशन फाइनली कितनी आ चुकी है, के ए डॉट अंडर द रूट के एच, ठीक है। अब के एच की वैल्यू रख दो, ही पुट कर दो यहाँ पे, के ए को अंदर ले जाओ, क्या बन गया अंडर द रूट के एच की वैल्यू कितनी है, के डब्ल्यू बाई के ए डॉट के बी इंटू में क्या हो जाएगा के ए का स्क्वायर,
अभी के का रूट स्केयर को रूट से बाहर निकाले तभी के आता है ना, तो अंदर जाए कितना हो जाए स्केयर में के बी। ठीक है, ए के से क्या हो गया के कैंसिल, तो क्या आ गया अभी आपके पास एच प्लस कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी के डब्ल्यू डॉट के बाई में के बी अंडर दी रूट दैट इज इक्वल टू एच प्लस कंसंट्रेशन। अब भाई मैं डायरेक्ट पीएच निकाल रहा हूं, आप लोग सोल्व कर लेना पीएच किसके इक्वल हो जाएगा। देखो सभी में पीएच ये तो आएगा, माइनस का लोग लेंगे ना माइनस, तो माइनस का 1/2 तो आएगा, ये तो शोरूम है। ठीक है, माइनस का 1/2 ठीक है, लोग ले लिया मैंने, फिर माइनस का लोग लेंगे। ठीक है, माइनस का लोग लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का लोग, तो ये हो गया पी के डब्ल्यू। ठीक है, ये प्लस का पी के ए। ठीक है, ये माइनस का पी के ए माइनस में देखो नीचे से माइनस आएगा, बाहर पहले से माइनस है। ठीक है, जो माइनस का पी के ए पी के बी। सुनिएगा हमने क्या किया, एच प्लस कंसंट्रेशन माइनस लोग अप्लाई किया, माइनस लोग अप्लाई किया तो माइनस 1/2 बाहर आया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास लोग के डब्ल्यू के ए बाई के बी, तो लोग के डब्ल्यू फिर से माइनस बाहर निकाल, माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया अभी मैंने, माइनस लोग के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू हो गया। ठीक है, माइनस लोग के पी के हो गया, और नीचे से क्या आएगा ऊपर माइनस होएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का क्या हो गया फिर से पी के बी क्या हो गया माइनस का। तो क्या है ओवरऑल कितना है आपके पास पीएच जो हाफ ऑफ पी के ए पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको नीचे से फिर से सोल्व करके दिखाता हूँ। ये हो गया अपना। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे हम इसको सॉल्व। देखिए तो ओवरऑल हमारा जो पी क्या एच प्लस कंसंट्रेशन कितनी आ चुकी है हमारी, इसके लिए हमें लोग अप्लाई किया मैंने, माइनस ऑफ लोग दोनों तरफ अप्लाई किया एच प्लस। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करेंगे भाई क्या है इसमें माइनस ऑफ लोग के डब्ल्यू डॉट के ए बाई के बी, इसकी पावर कितनी होगी भाई 1/2। ठीक है, पावर 1/2 आगे आएगी, ये तो पीएच बन गया, पावर 1/2 आगे आई, माइनस 1/2 लोग खोल दिया मैंने, प्लस का के डब्ल्यू माइनस का हो गया, फिर माइनस बाहर लिया, प्लस का के डब्ल्यू होता लोग में खोलते प्लस आता, प्लस माइनस 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 का क्या हो गया के ए। अब ये नीचे माइनस होता, देखिएगा माइनस हाफ आगे ले लिया, माइनस हाफ, तो ये क्या बच गया लोग के डब्ल्यू लोग को मैं अंदर ले गया, माइनस आपको भूल गया मैं यहाँ पे, लोग के डब्ल्यू प्लस लोग ए, ऊपर ये माइनस का लोग के बी, ये आ गया। ठीक है, अब मैंने माइनस को आगे अंदर शिफ्ट कर दिया, तो क्या बचा 1/2 माइनस लोग के डब्ल्यू माइनस लोग के ए प्लस लोग के बी। अब देखिए भाई मुझे पता है कि जो माइनस का लोग के डब्ल्यू है ये पी के होता है, तो हाफ पी के डब्ल्यू होता है, तो पी के डब्ल्यू हो गया ये, सॉरी कितना हो गया माइनस का लोग के ए कितना हो जाएगा प्लस का पी के ए, प्लस का लोग के बी हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस का पी के बी, दैट इज द आंसर। तो ये पी के सभी का क्या हो गया ओवरऑल, देखो पी के डब्ल्यू कितना 14 बाहर निकला कितना हो गया 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी, दैट इज द पीएच फॉर दिस। तो पीएच किसके रूल आ जाएगा भाई वीक एसिड और वीक बेस का 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी। क्या बात है सर, वाह हो गया भाई। ठीक है, और यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे, निकल गई h की वैल्यू हमारी कितनी आई अंडर द रूट के h। ठीक है, और यहां से हमारी h प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है के ए अंडर द रूट कितनी के एच के डब्ल्यू के ए स्क्वायर अंडर द रूट के ए डॉट के एच, ये हमारी h प्लस कंसंट्रेशन आ रही है। h निकाल लोगे तो पी एच अपने पी ओ एच निकालना तो पी ओ एच अपने आप पता चल जाएगा, वो डिपेंडिंग ऑन द बेस कंडीशन। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे 4 हाइड्रोलाइसिस। अब क्या करेंगे हम, मैं आप इन सभी को एक साथ यहाँ समराइज करके दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और इसको उतार लो। देखिए भाई अब हम जो हमने चारों हाइड्रोलाइसिस पढ़े हैं ये इनको समराइज करेंगे। पहले वाले के लिए कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस केयर वाटर को आयनाइज करने में हेल्प करेगा, पीएच देगा आपका 7 न्यूट्रल पीएच देगा। अब बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की। ठीक है, तो सीधी सी बात है इसमें इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा वीक बेस पे, पीएच डिपेंड करेगा किसके ऊपर भाई स्ट्रॉन्ग एसिड के ऊपर। और जब वीक बेस की कहानी आती है तो मैंने बताया देखो 7 पीएच 7 से कम आना चाहिए, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो माइनस में क्या कर देंगे आप पी के, अब बी आयोनाइजेशन क्वेश्चन बी के कारण बताया जाएगा बाई में 2 माइनस कंसंट्रेशन लॉग सी बाई में 2।
ठीक है, ये 2 होगा भाई में। अब बेस के कारण पीकेबी कांस्टेंट आयोनाइजेशन कांस्टेंट बी बेस के कारण आएगा, इक्विलिब्रियम बेस के कारण आएगा, मतलब वीक एसिड और वीक बेस ही क्या होते हैं आपके इक्विलिब्रियम लाते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। सेम फॉर अगर यहाँ पे मैं बात करूं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की तो क्या आता, पहले आपका पीएच बता देता हूं मैं सीधा। स्ट्रॉन्ग बेस के किसमें कितना आएगा पीएच, 7 से ज्यादा तो कुछ नहीं करना, 7 प्लस का pKa। अब बाकी बार आयनाइजेशन कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, वीक एसिड पे, तो pK प्लस में ही करना है log CaB/2, ठीक है। और अभी हमने क्या निकाला, और 1 2 3 समझ लीजिएगा आप, क्या ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा क्या है हमारा, वीक एसिड प्लस वीक बेस का साल्ट दे रखा हो, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 7 प्लस pKa माइनस pKb/2, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस की वैल्यू H, डिग्री हाइड्रोलाइसिस की वैल्यू कितनी आती है, अंडर द रूट KH, और इसका KH किसके बराबर होता है, KW/Ka.Kb, ठीक है भाई। यही यहां पे जो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए H की वैल्यू कितनी आती है, KH/C अंडर द रूट, और आपके KH की वैल्यू कितनी आती है, पूछ रहे तो कितनी भाई, KW/Kb, वीक बेस है तो। बात करें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, सीधी सी बात, H की वैल्यू कितनी आएगी भाई, KH/C आएगी, तो सेम है, बस यहाँ पे KH की वैल्यू कितनी आती है, KW/Ka, ये हो गया खत्म। ये था आपका साल हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे फिर भाई इन दोनों के केस में आपसे वो CH निकलवा लेते हैं, बस दोनों के केस में CH निकलवा लेंगे तो अंदर √KH इंटू में क्या हो जाएगा, CH ना, H+C कंसंट्रेशन, इस वाले केस में H+C कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, और नीचे वाले इस वाले केस में आपकी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कितनी, CH, दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट KHC, फिनिश। और वीक एसिड और वीक बेस के लिए KH किस पे, H किस पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, इन दोनों के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है H। तो ये था भाई आपके 4 पार्ट साल्ट हाइड्रोलाइसिस के, क्या बात है। और भाई वीडियो काफी अच्छी शानदार लंबी बन चुकी है, और हमने क्या क्या कर लिया देखो, KW पढ़ लिया, Ka पढ़ लिया, Kb पढ़ लिया, OH माइनस आयन, H+ आयन, KH, PH, यही था भाई साल्ट हाइड्रोलाइसिस, यही था आपका क्या, साल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और देख लो और क्या कहानी कर सकते हैं, हमने ये पढ़ लिया, ये C है तो ये Cl, ये CH, और ये भी CH बनेगा, दूसरा जो बनता है। अब हमने निकाला C, जब ये C माइनस CH, ये C माइनस HCH बनेगा, तो ये CH, ये भी CH, ठीक है। तो आपने क्या किया, फिर उसके बाद K इक्विलिब्रियम निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वाटर वाली से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये KH हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये चीजें हम पढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए पीएच, वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, वीक एसिड वीक बेस के लिए। तो ये था भाई हमारा साल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हमने साल्ट पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद भी हम जब क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे, आरएनएस कंसेप्ट पढ़ेंगे, लोरी ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट पढ़ेंगे, आरएनएस कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम टाइप्स ऑफ साल्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको 1 2 3 एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, जिसका आपको आंसर देना है, ओके। चलो यार यहीं पे देख लो, आंसर दे देना, फिर मैं खुद से क्या बनाऊँ, देखिए भाई। अब क्या बताना है, पीएच बताना है किसका, CH3COONH4 का, इस साल्ट का वो क्या बताना है, पीएच। तो पहले बताओ कैसा साल्ट है, वीक एसिड, वीक बेस, CH3COOH एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या बोला, जो आपका एसिटिक एसिड है CH3, यही है ना, एसिटिक एसिड का ही आप के देखेंगे, पीके, ये मैंने आपको दे रखा है, कितना दे रखा है मैंने एसिटिक एसिड का पीके, आपको मैंने बोला एसिटिक एसिड का पीके मैंने दे दिया आपको, मैं अपने हिसाब से 6.4 दे दिया भाई, ठीक है। अभी मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, ओके। और पीके भी कहीं आप सोचो से मैच करने लग जाओ भी कहीं भी, ठीक, जस्ट एक हाइपोथेटिकल डाटा मानना है मैंने। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीके भी बोलते तो आपसे, बोले ये मैंने बोल दिया भाई, पीके भी करीब करीब मान लीजिए ये 4 की कैटेगरी में आते हैं, ये 4.46 मान लो इसका, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH का पीके भी मैंने बोल दिया आपको, पीके भी दे रखा है आपको भाई 4 मान लो, ठीक है। अब मुझे बताइए जल्दी से, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ पीएच, बताओ सीधा फॉर्मूला भाई, क्या 7 प्लस PKa, PKa कितना है एसिटिक एसिड का, इसी से किसी का साल्ट है ना दोनों का, तो PK 4.46 माइनस में कितना 4, बाई में कितना 2, बताओ। तो 7 ये करेगा 4, 0.46, 0.23, 0.23 बच गया, तो कितना हो गया 7.23,
3 7 + 2 3 7 + 2 0.23 कितना हो गया 7.23। दिस इज द pH। बोलिए क्या आपका यानी कि जो बेस है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इससे ये कंडीशन निकल गई। समझ रहे हो क्या? थोड़ा बेसिक नेचर ज़्यादा आ रहा है लास्ट वाले pH से। अब ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर आपका एसिड है तो उसका pH 7 से कम आएगा। 298 केल्विन टेम्परेचर की बात है ये। अगर कोई बेस है तो उसका टेम्परेचर, उसका जो आपका pH है वो 7 से ज़्यादा आएगा। क्या बात है भाई। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप इसको 1 से 2 बार, कम से कम 3 बार इसको अवश्य देखें, जिससे आपका साल्ट हाइड्रोलाइसिस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम साल्ट हाइड्रोलाइसिस से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डील करेंगे। ठीक है। अब अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, साथ में अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास इन वीडियोस को। ठीक है। और हम जो नीट का एग्जाम है जो 17 जुलाई को होने जा रहा है, उसके लिए अपनी बेहतरीन तैयारी कीजिए। जी से लेके जान, जी और जान दोनों लगा दो। समझ रहे हो? बहुत अच्छी और तगड़ी मेहनत कीजिए। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, साथ में हार्ड वर्क के साथ, और समय ये समझिए पर्याप्त है आपके पास अभी तक। 17 जुलाई, अभी तो हमारे 5 जून ही हुआ है। ठीक है। और होप सो साथ ही साथ भाई आप सभी को हैप्पी इन्वायरमेंट डे। ठीक है। पर्यावरण को बचाइए। और अभी गर्मी का समय है तो पक्षियों के लिए, और जो हमारे कुत्ते लोग हैं, और इसके अलावा हमारी जो गाय माता है, इनके लिए स्पेशली पानी की व्यवस्था अवश्य करें। ठीक है। होप सो आप लोगों ने अपनी नीट के लिए प्रिपरेशन की तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी कर ली है, और आप लोग अपना जो घड़ा है नॉलेज का वो भर रहे हो। ठीक है। अच्छे से पेपर लगाइए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, कमाल कर दीजिए बस। अब की बार 2022 डेफिनेटली क्लियर करना ही आपको दोस्तों। ऑल द बेस्ट।